वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के फास्ट ट्रैक वाले प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी कॉस्टिंग को फास्ट ट्रैक मोड पे पढ़ने वाले हैं। पहले मैं ज़रा कुछ बातें कर लूँ ज़रा जल्दी जल्दी बैच से रिलेटेड, फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। मेरे साथ 5 मिनट के लिए बियर कीजिएगा। ज़रा ये नियम है, मैं सारे के सारे नियम आपको क्विकली बता दूँ और फिर इसके बारे में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना। देखिए, पहली मेन बात तो ये कि जो कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक है, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक, पहला सवाल बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर फास्ट ट्रैक बैच में और रेगुलर बैच में आपके क्या फ़र्क है? देखो, रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में इतना फ़र्क है कि मैं रेगुलर में भी सारे कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, फास्ट ट्रैक में भी ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, 99% कंसेप्ट तो पढ़ाता हूँ। जो 1% बिल्कुल ही कंसेप्ट पढ़ाते हुए मुझे पता होता है रेगुलर में कि ये नहीं आएँगे, वो वाला एक आधा कंसेप्ट मैं छोड़ देता हूँ, बाकी 99% कंसेप्ट मैं आपके कवर करता हूँ। आप ये मान सकते हो कि एग्ज़ाम के लिए 100% कंसेप्ट कवर करता हूँ। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कम कर देते हैं? जैसे रेगुलर कोर्स में मान लो किसी चैप्टर में हमने 80 क्वेश्चंस रखे हैं, तो फास्ट ट्रैक में उसी में हम जब एफटी पढ़ेंगे तो 40-45 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। जो यहाँ डुप्लीकेशन है क्वेश्चन की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल नॉन इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जो मुझे पता है अब नहीं आ सकते, 20 साल पहले कभी आते थे। लेकिन वो 2-4 क्वेश्चन मैंने रखे होते हैं रेगुलर में, वो मैंने फास्ट ट्रैक में हटा दिए होंगे। बस ये फ़र्क होगा, अदरवाइज़ कंसेप्चुअली कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप फास्ट ट्रैक से पढ़ सकते हैं, लेकिन तब अगर आपके पास समय कम है। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम 8 महीने दूर है, 10 महीने दूर है, तो मेरी एडवाइस रहेगी आप रेगुलर पढ़ो। ठीक है जी? और अगर आपका एग्ज़ाम 4 महीने दूर है, 5 महीने दूर है, तो फिर आप फास्ट ट्रैक पढ़ो। तो फास्ट ट्रैक की उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लिए सूटेबिलिटी बैठेगी। अगर आपके पास समय कम है और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो यू कैन डेफिनिटली ऑप्ट फॉर फास्ट ट्रैक। आई होप आप डिसीजन ले चुके हैं फास्ट ट्रैक के लिए, तभी आप इस क्लास में बैठे हैं। इससे आगे की बातचीत करते हैं। मैं आपको 2 बुक्स भेजूँगा बेटे। अगर आपने हार्ड कॉपी बुक्स एनरोल करी है, अगर आपने हार्ड कॉपी बुक एनरोल नहीं की है, सॉफ्ट कॉपी बुक है, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी बुक आ जाएगी, वो आप फिर आप खुद प्रिंट ले लीजिएगा। हमारी 2 बुक्स आपके पास आएँगी, एक प्रैक्टिकल बुक होगी, एक थ्योरी बुक होगी। थ्योरी बुक के लिए एंड में हम सेशंस रखेंगे, जब पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, एंड में थ्योरी के सेशंस लेंगे। प्रैक्टिकल हम पहले पढ़ाएँगे। प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर चैप्टर वाइज़ सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाएँगे, जिस तरीके से मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबल मैनर है, आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से पढ़ सकते हैं, उस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। आपने रजिस्टर्स 2 रजिस्टर्स कम से कम लगाने हैं। 3 भी लगा सकते हो, वैसे 2 तो लगा ही लगाओ। एक कंसेप्ट का रजिस्टर अलग लगाओ, जो कि 150-200 पेज का कंसेप्ट का रजिस्टर होना चाहिए, और एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए प्रैक्टिस का, जिसमें आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली जिसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप क्लास वर्क एंड होमवर्क करने वाले हैं, वो एक मोटा रजिस्टर होना चाहिए। आई होप ये बात आपको सबको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? सभी को समझ आती है बात यहाँ तक? मैं कैसे पढ़ाता हूँ? मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट आप अलग से पढ़ें। मैं कंसेप्चुअल टीचर हूँ। मतलब मैं रट्टेबाज़ी में और अंधाधुंध क्वेश्चन कराने में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि पहले बच्चे को कंसेप्ट पढ़ाया जाए और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाए जाएँ। तो आज से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, आज से अंत तक जब तक ये करिकुलम हमारा चलेगा, मैं पहले कंसेप्ट बताऊँगा, कंसेप्ट समझाऊँगा और उसके बाद ही उसके क्वेश्चन कराऊँगा। सीधा क्वेश्चन पे कभी भी नहीं लाऊँगा। ठीक है जी। फास्ट ट्रैक का ये मतलब नहीं है कि मैं आपके कंसेप्ट खराब कर दूँ, कि मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए और मैंने बोला हो गया, ऐसा नहीं। मैं उसके पीछे का कंसेप्ट हमेशा बताऊँगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ, देखो एक बात समझो, आजकल जो एग्ज़ाम्स आते हैं, वो थोड़े हायर लेवल के आते हैं। आई होप आपने ये बात सुनी होगी और लोगों से भी, कि पिछले 4-5 साल में आईसीएआई ने अपने ट्रेंड को चेंज किया है। आईसीएआई ने वो घिसे-पिटे 20 साल, 30 साल पुराने क्वेश्चन छोड़कर नए क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं, और उस केस में वही बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, जिसे कंसेप्ट आते होंगे। तो आपको कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना? क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन डेफिनिटली एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उतने ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हैं, इसलिए कंसेप्ट अच्छे से सीखिएगा। डाउट्स जो आपके हैं, मैं वैसे, आप जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं उनके तो लाइव क्लास में ही डाउट्स हो जाएँगे रिज़ॉल्व। जो रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बीच-बीच में सेशंस लाता हूँ, इसी मोड ऐसे ही थ्रू ज़ूम हम लोग सेशंस करेंगे जिसमें मैं आपके डाउट लूँगा, और अदरवाइज़ हमारे व्हाट्सऐप के थ्रू डाउट सपोर्ट होती है। व्हाट्सऐप नंबर आपको मिल जाएगा 3 क्लासेस के बाद। उस व्हाट्सऐप पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। यूजुअली मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ, यूजुअली बहुत कम केसेस में कॉल करनी पड़ती है, जहाँ बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, अदरवाइज़ व्हाट्सऐप के मैसेज से ही बात बन जाती है। ठीक है जी, नंबर मैं आपको अपना दे दूँगा, आप चिंता ना करें, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा। हम आपको चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट देने वाले हैं, और जो कि हर चैप्टर के बाद आप एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। हमारे ही पोर्टल पे आपका एमसीक्यू का भी लिंक आ जाएगा। आप उस पे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको अपने मार्क्स मिल जाएँगे। मैं इन टेस्ट में से काफ़ी सारे टेस्ट की वीडियोज़ भी आपके साथ बैठ के बनाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि क्या कैसे सोचना था उस क्वेश्चन में।
और इसके बाद चैप्टर वाइज़ टेस्ट के बाद आपके पास आ जाता है यूनिट वाइज़ टेस्ट। ये यूनिट टेस्ट में 2-2 3-3 चैप्टर मिक्स करके आएँगे। ये सेल्फ इवैल्यूएशन पे होंगे, ये आपको खुद चेक करने होंगे अपने लिए। इसमें भी अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो हमें भेज दीजिएगा, हम आपको चेक करके कॉपीज़ दे देंगे। और इसके बाद एंड में हम 2 फुल मॉक टेस्ट लेते हैं, जिन्हें हम चेक करके देते हैं, यानी ये हम चेक करेंगे, चेक बाय अस। ये हम आपको चेक करके देंगे। ये सब कुछ आपके फ़ीस के अंदर इंक्लूजन्स में है। इसके लिए कोई अलग से मैं चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। ये सब कुछ आपकी फ़ीस के अंदर, पैकेज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैंने डाउट के बारे में समझा दिया, रजिस्टर्स के बारे में, बुक के बारे में, टेस्ट के बारे में समझा दिया आपको। ठीक है जी। क्लासेस डेली होंगी, इसी वक़्त होंगी। आई होप ये बात भी आपको पता है। और कुछ जो भी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो साथ-साथ बैच के अंदर आपको मिलती रहेगी। मुझे लगता है कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, वो इतनी ही चाहिए थी। फिर मैं एक बारी बताता हूँ, आई एम अ कंसेप्चुअल टीचर। मैं कंसेप्ट पहले पढ़ाऊँगा हर चीज़ का, सीधा-सीधा क्वेश्चंस पे आपको नहीं कुदवाऊँगा। ऑल राइट? ऑल कूल टिल नाउ? चलिए, हम आज का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर कौन-सा है? आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना पढ़ना मटेरियल कॉस्टिंग के थ्रू। लिख लीजिए बेटा, आप अपने कंसेप्ट रजिस्टर पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मटेरियल कॉस्टिंग। देखिए, एक अच्छे से फ्रेश रजिस्टर में अपने नोट्स बनाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट रजिस्टर होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट रजिस्टर आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम आएगा। सिर्फ सीए इंटर में काम नहीं आएगा, फ्यूचर में भी आप कभी भी कहीं भी कॉस्टिंग के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो ये रजिस्टर आपको हमेशा काम आएगा। 1 पॉइंट सॉल्यूशन बनवा दूँगा मैं आपके लिए, और वो भी आप ही की हैंडराइटिंग में। ठीक है जी। और एक बात, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना रह गया है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास वर्क में कवर कराऊँगा, और साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क भी दूँगा। होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे। ये टाइप्ड मिल जाएँगे आपको। ये आपकी ड्राइव पे अपने आप लिंक आ जाएगा, जैसे-जैसे चैप्टर बीतता जाएगा वैसे-वैसे। और क्लास वर्क में मैं जो भी लिखूँगा, नोट्स नहीं। मैं फिर से एक बात बोलूँ, नोट्स आपको लिखने हैं। मैं चाहता हूँ नोट्स आप लिखें। मैं कामचोरी नहीं चाहता कि बच्चा नोट्स भी नहीं लिख रहा, सिर्फ़ क्लास को मूवी की तरह देख रहा है, मैं वो नहीं चाहता। आपको नोट्स मेरे साथ-साथ लिखने हैं। नोट्स की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको नहीं दूँगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो मैं नोट्स लिखूँगा उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको नहीं दूँगा, लेकिन जैसे अब ये आपकी बुक है, अब इस बुक में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊँगा, जिन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊँगा क्लास में, उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको दे दूँगा। मतलब सभी क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराए होंगे, उनका टाइप्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से आपको 100% सॉल्यूशंस मिलेंगे, या मेरी हैंडराइटिंग में या टाइप्ड। लेकिन कंसेप्ट, ये जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ये जो मैं बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको नहीं दूँगा, ये आपने खुद लिखने हैं। ठीक है जी? बोलिए, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग से। ध्यान दीजिएगा। देखो, पहले ना, इसको पढ़ाने से पहले, मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ। थोड़ा-सा 5 मिनट का डिस्कशन। देखिए, कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग एक ऐसी पढ़ाई है जो बेसिकली अ, जो डेवलप हुई, थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, कॉस्टिंग डेवलप कब हुई? कॉस्टिंग डेवलप हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हुई। देखो, उससे पहले क्या था? अब एक बात बताओ, अपने घर में आपका खाना बनता है, क्या आप कॉस्टिंग करते हो उसकी? आप भी तो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, घर के अंदर रोज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर अभी भी आप बैठे हो, आप डिनर करके बैठे हो, या लंच करके बैठे हो, तो लंच के बाद भी आपने, लंच भी बना होगा घर में, खर्चा होगा आपका। जब घर में लंच बनता है, तो दाल, चावल कुछ तो लगा होगा ना, कुछ कॉस्ट लगी हो, कुछ मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर आपकी मम्मा ने मेहनत की होगी, आपने मेहनत की होगी, तो लेबर इनकर हुई है, ओवरहेड्स लगे होंगे, बिजली का बिल आता है ना? मेड को सैलरी जाती होगी, जो क्लीनिंग वगैरह करती है आपकी किचन की। तो देयर आर ओवरहेड्स इन्वॉल्व्ड, यानी खर्चे तो होते हैं, लेकिन क्या हम उस खर्चे को कैलकुलेट करते हैं? नहीं करते। यूजुअली हम खर्चों को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं, हमारे घर की बात है। हम उन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते। ऐसे ही छोटे बिजनेस भी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते। मैं ईमानदारी से बोलूँ, मैं भी आज भी मैं कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करता। मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन नहीं करता, क्योंकि हमारा बिजनेस कोई उतना बड़ा मैसिव बिजनेस नहीं है जहाँ पे मुझे कॉस्ट की कैलकुलेशन के पीछे भागना पड़े। क्या मेरी बातें आप समझे? लेकिन कॉस्टिंग का जन्म कब हुआ? कॉस्टिंग का असली जन्म हुआ इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, जहाँ पे जैसे शर्ट बनाते थे वो लोग, तो एक शर्ट नहीं, 20-20 हज़ार शर्ट्स बनाते थे। उस लेवल पे उन्हें ये जानना था कि ये शर्ट कितने की पड़ रही है हमें, ये एक शर्ट कितने की पड़ रही है। अब दिखने में लगता है कि एक शर्ट में क्या लगा? कपड़ा, धागा, बटन, लेबर, यही सब लगा। तो देखो, क्या-क्या लगता है सामान में। अगर हम बात करें, मटेरियल खर्च होता है, फिर लेबर खर्च होती है, फिर ओवरहेड खर्च होते हैं। ये सब चीज़ें खर्च होती है, यानी जब हम कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल खर्च होता है। जब हम कोई सामान, जैसे शर्ट बनाते हैं, तो शर्ट के लिए कपड़ा, धागा, बटन लगा होगा।
कपड़ा, धागा, बटन तो लगा होगा। मटेरियल, लेबर लगा होगा। अब 2-3 तरह की लेबर ने काम की होगी। एक कटिंग वाली लेबर होगी जिसने कपड़ा काटा होगा, एक स्टिचिंग वाली लेबर होगी जिसने कपड़ा सिला होगा, लेबर खर्च हुई होगी। फिर ओवरहेड लगे होंगे। ओवरहेड क्या होते हैं बेटा? ओवरहेड होते हैं ऊपर के खर्चे। जैसे अगर आप कभी भी प्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ कपड़ा और मतलब मटेरियल और लेबर से प्रोडक्शन नहीं हो सकती। उस जगह का किराया गया होगा, जिस जगह पे इनका प्लांट लगा हुआ है, उस मशीन की डेप्रिसिएशन लगी होगी, वहाँ पे रोज़ सफाई होती होगी, सफाई का बिल आता होगा, बाहर गार्ड खड़ा होगा, गार्ड की सैलरी जाती होगी, शाम को और दोपहर को इन वर्कर्स को चाय पिलाई जाती होगी, उस चाय का बिल जाता है। ये सब होते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ऊपर के खर्चे, हिंदी में बोलते हैं ऊपर के खर्चे। बोलो आप मेरे साथ, ओवरहेड मतलब ऊपर के खर्चे, जो दिखते नहीं है, पता नहीं लगते हैं, पर पीस आइडेंटिफाई नहीं हो सकते कि एक शर्ट पे। अच्छा एक बात बताओ, मैं शर्ट बनाकर बेचता हूँ, मेरी एक शर्ट पे कितने रुपए की चाय खर्च हुई बता सकता है कोई? लेकिन खर्च तो हुई। बेटा एक बात बताओ, चाय का बिल क्यों गया? मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम करते हैं, उन्हें रोज़ 2 बारी चाय मिलती है, उस चाय का बिल आता होगा। वो चाय क्यों दी है? क्योंकि वर्कर हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? शर्ट बना रहे हैं। तो जो शर्ट है, उस शर्ट पे उस चाय का बिल लगना चाहिए। लगना चाहिए, यानी वो खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि शर्ट बन रही है। क्या ये बात आपको क्लियर है? वो खर्चा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शर्ट बन रही है। तो खर्चा लगना तो चाहिए शर्ट पे। ये काम करता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग काम करता है सही कीमत पता लगाने की। सिर्फ ऊपर-ऊपर की कीमत नहीं देखना, सिर्फ ये मत देखना कि मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ये भी देखना ओवरहेड कितने लगे। तो हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। इनिशियल चैप्टर्स हम ये पढ़ेंगे। ये कॉस्ट के फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद मेन कॉस्टिंग स्टार्ट होती है, मतलब ये तीनों तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहले आप इन तीनों को पढ़ते हो, फिर उसके बाद कॉस्टिंग पढ़नी स्टार्ट होती हो, कॉस्ट शीट वगैरह आएगा। फिर आप पढ़ेंगे कॉस्ट शीट कैसे होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसे होती है, फिर अलग-अलग तरह की स्पेसिफिक कॉस्टिंग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स की। फिर वो बाकी के चैप्टर्स बाद में स्टार्ट होंगे। बट ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ये तीनों आने चाहिए तब आपकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। क्या मेरी बात समझे आप मैंने क्या कहा? आज हम इसमें से पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं मटेरियल। चलिए, मटेरियल क्या होता है? देखिए, मैंने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करी। मैंने कहा कि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है तब मटेरियल की कीमत को देखा जाता है कि पर पीस कितनी मटेरियल की कीमत आ रही है, मटेरियल कितने में खरीद रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा हुआ है, कितना खराब हो गया, वो सारी बातें देखते हैं। वो सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया आपको कॉस्टिंग का? यानी अगर आज के बाद कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज़ कॉस्टिंग तो क्या बोलोगे? कॉस्टिंग एक तरीका है जिससे सही तरीके से सही कॉस्ट पता लगाई जाती है। जिससे सही कॉस्ट पता लगाई जाती है। क्या मेरी बातें आपको समझते हैं मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूँ। पता है आपको कॉस्ट सही पता लगने से बहुत बिज़नेसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। बहुत ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। एक बात बताओ, आज की दुनिया में तो हाइली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जो भी काम आप कर रहे हो वो कोई ना कोई और ज़रूर कर रहा है। अब हमारा जो काम है वो अलग है थोड़ा, सर्विस प्रोविज़न का काम अलग है। सर्विस प्रोविज़न में आपकी सर्विस पे डिपेंडेंट है कि आप कितना पैसा ले सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट उतनी इन्वॉल्व नहीं है, हमारी कॉस्ट उतनी हाई नहीं होगी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी कॉस्ट उतनी हाई नहीं हो सकती, तो मैं सर्विस वालों को भी हटा देता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 2 ब्रांड्स हैं, मान लो ब्रांड ए, ब्रांड बी। अब ये दोनों लोग अगर मान लेते हैं प्रोडक्शन करते हैं सेम चीज़ की, मान लो दोनों लोग कपड़ा बनाते हैं। दोनों लोग कपड़ा बनाकर मार्केट में बेचते हैं। अगर इसकी कॉस्ट कम है अगर इसकी कॉस्ट कम है, तो ये सस्ते में कपड़ा बेच पाएगा। मानो ये बेच रहा है ₹200 पर मीटर कपड़ा और ये बेच रहा है ₹230 पर मीटर कपड़ा, तो क्या ये बेच सकता है सामान? क्या ये बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। इसकी सेल नहीं होगी और अगर ये शायद 230 की जगह 200 कर दे, हो सकता है इसकी कॉस्ट ही रिकवर ना हो रही हो। हो सकता है इसकी कॉस्ट ही रिकवर ना हो रही हो। कॉस्टिंग इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। अभी ना मैं एक ड्रिफ्ट चाहता हूँ आपकी थिंकिंग में, क्योंकि अभी तक आप लोग जब सोचते हो ना तो आप छोटे बिज़नेसेस के बारे में सोचते हो, छोटे लेवल पे सोचते हो। पर मैं चाहता हूँ बड़े बिज़नेसेस के बारे में भी सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि बड़े बिज़नेसेस में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अ, एक चलो आउट ऑफ कोर्स करिकुलम बोलता हूँ, लेकिन एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप एक बात सब पढ़ कर आना, कभी कहीं से स्टडी करके आना। अभी ज़रूरी नहीं है, अभी कभी संडे वनडे को खाली बैठे होगे तब पढ़ना। एक स्टडी करना कि रिलायंस और बॉम्बे डाइंग्स, ये 2 कंपनीज़ थी जो पुराने ज़माने में
कपड़े को बनाने से रिलेटेड भारत में बहुत वॉर हुई इनकी, बहुत लड़ाई हुई इनकी। इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना कि कैसे ये एक-दूसरे से कम्पीट करते थे, कैसे ये मशीनें इम्पोर्ट करते थे, कैसे इन्होंने कपड़े की कॉस्ट को भारत में, पहले ना भारत में कपड़ा इम्पोर्ट किया जाता था, ज़्यादातर कपड़ा इम्पोर्टेड होता था। खुद हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं होती थी। इन 2 कंपनीज़ ने मेजरली सिंथेटिक कपड़े वगैरह को प्रमोट किया और भारत में बनाना स्टार्ट किया। तो कैसे इनकी लड़ाई हुई, कैसे एक-एक रुपए की कॉस्ट के लिए एक-दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते थे। मतलब कैसे मशीनें मँगाते थे, गवर्नमेंट को यूज़ करते थे, इल्लीगल कामों को भी यूज़ करते थे। अब वो आप खुद पढ़ो, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं कोई एक आधी वीडियो, ऐसी शॉर्ट वीडियो भी आपको ढूँढ के दे दूँगा जिसमें ब्रीफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया वो ये सब कुछ। बट देयर वाज़ अ एक्सट्रीम राइवलरी, और एक्सट्रीम राइवलरी का रीज़न क्या था, पता है आपको? एक्सट्रीम राइवलरी का रीज़न था कॉस्ट, कि कौन सस्ते में बनाकर बेच पाता है। क्योंकि जो सस्ते में बना कर बेच पाएगा, बेच वही पाएगा। है ना? या कभी हम फ्री बैठे होंगे तो मैं ही 10-15 मिनट में इसकी कहानी सुनाऊँगा पूरी, आपको ट्रेन समझाऊँगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ, क्या-क्या इवेंट्स हुए। ये जो कंपनियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं ना, ये उतनी बेदाग नहीं है जितनी हमें लगती हैं। है ना? इन्होंने बहुत कांड किए हुए हैं पुराने ज़माने में, और उस ज़माने में ज़्यादा हो भी जाते थे, सोशल मीडिया नहीं था, रिपोर्टिंग उतनी हाई नहीं थी। अभी भी होते होंगे लेकिन हमें पता नहीं लगते होंगे, होते तो अभी भी होंगे, ऐसी क्या बात है। चलिए, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दैट कॉस्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कॉस्टिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप सही कॉस्ट पे सामान बना लेते हो, तभी आप मुनाफ़ा कर सकते हो। तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से जीत सकते हो, अगर आप कम कीमत पे सामान बना पाते हो। कम कीमत लेकिन क्वालिटी अच्छी। आइए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मैं बेसिकली पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मे बी आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द क्लास। मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में बहुत कुछ इंक्लूडेड है इस चैप्टर के अंदर। इसका पहला पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1, वो हम मटेरियल परचेज़ से रिलेटेड कांसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। मटेरियल परचेज़ से रिलेटेड कांसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी? इसके लिए मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से धीरे-धीरे करके आपके फ़ॉर्मूलाज़ डेवलप करूँगा ब्रेन में। ठीक है? क्या आप तैयार हो? मान लेते हैं मेरी एक दुकान है, और मेरी दुकान है, बेटा एक तो पहले कैमराज़ ऑन करो, ये कैमरा मुँह छुपा के क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप मेरी बात को ध्यान रखिए, आप क्लास में बैठे हुए खाना-पीना खा सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ जूस पीना हो पी सकते हैं, कुछ इससे ऊपर वाली चीज़ें मत पीजिएगा। फिर क्योंकि क्लास समझनी भी तो है ना आपने, वहाँ तक चल जाएगा, जूस वगैरह तक चल जाएगा, उससे एक लेवल ऊपर मत, आप ये कहो नहीं सर 7-8 बजे क्लास ले रहे हो तो हमारा समय हो गया, ऐसी बातें ना करें, ठीक है ना? वहाँ तक चीज़ें आप पीजिए आराम से, और आई डोंट माइंड आप मेरी क्लास में पॉपकॉर्न खाएँ, कुछ भी करें, क्योंकि मैंने आपकी वॉल्यूम बंद की हुई है, मेरे तक वॉल्यूम नहीं आएगी। बट अपनी क्लास देखो, इस बात को समझो, अगर आप लाइव पढ़ रहे हो ना, और अगर आपका कैमरा ऑन है, तो आपकी अटेंशन लेवल हाई रहेगी, ठीक है? तो उससे मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, आपको भी मज़ा आएगा। यू विल हैव बेटर रिटेंशन, और आपका बैकग्राउंड कैसा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना? आप दिख रहे होने चाहिए बस, दैट्स इम्पोर्टेंट। सुनिए जी, मेरी बातचीत है मटेरियल कॉस्टिंग की। मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से कहानी सुनाता हूँ, और उस कहानी से ही मैं इस पूरे चैप्टर के बेसिक्स को डेवलप करूँगा। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हमारी एक मिठाई की दुकान है, कौन आना चाहता है एग्ज़ाम्पल में? मिठाई की दुकान कौन खोलेगा? मिश्रा जी खोलेंगे, चलो, अभिजीत मिश्रा जी। तो देखिए, ये मिश्रा जी की स्वीट शॉप है। मिश्रा स्वीट्स, आप एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं मेरे साथ-साथ, ठीक है जी? मिश्रा स्वीट्स मिठाई बनाकर बेचते हैं। अलग-अलग तरह की मिठाइयाँ बना के आपके घर के आस-पास कोई ना कोई मिठाई की दुकान ज़रूर होगी, और ये इनके सप्लायर हैं। इन सप्लायर का नाम हम आज से रख देते हैं लाला जी। लाला जी आपको जितनी कॉस्टिंग पढ़ाएँगे, जीवन में कोई और नहीं पढ़ा सकता, याद रखना। क्योंकि इसी एग्ज़ाम्पल से सारी कॉस्टिंग डेवलप करूँगा मैं धीरे-धीरे। अब लाला जी से आप सामान खरीदते हो मिश्रा जी, और अपनी मिठाई की दुकान पे सामान बना, अब आप कुछ भी खरीदते होगे, मान लो चीनी खरीदते हो। खरीदते तो बहुत कुछ होगे, बट एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं चीनी का। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी, क्वेश्चन में यूजुअली दी होगी, कंज़म्पशन। कंज़म्पशन का मतलब है कि अगर मान लो मैं मिश्रा जी की दुकान पे आया, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मैं बोलूँगा मिश्रा जी बताना ज़रा कितनी चीनी खर्च होती है? आपको ये वर्ड समझ आ रहा है हिंदी में? कितनी चीनी खर्च होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कितनी चीनी कंज़्यूम करते हो? ऑब्वियस सी बात है, मिश्रा जी खुद नहीं खाते होंगे, मतलब कितनी चीनी मिठाई बनाने में खर्च होती है। तो मान लो मिश्रा जी ने मुझे कहा 100 केजी पर डे से लेकर 300 केजी पर डे। इसका मतलब क्या है? मतलब
इनकी दुकान पे कभी-कभी कम चीनी खर्च होती है तो 100 केजी खर्च होती है, कभी-कभी ज़्यादा चीनी खर्च होती है तो 300 केजी तक खर्च होती है। अर्थ क्या हुआ इस बात का? इस बात का ये अर्थ है कि कभी-कभी कम चीनी खर्च होती है, कभी-कभी ज़्यादा खर्च होती है। भई ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता होगा ना। अब मान लो दिवाली का सीज़न चल रहा है, भाई दूज आ गया, राखी आ गई, ऐसे फेस्टिवल्स आ गए, ईद आ गई। ऐसी फेस्टिवल्स आ गए जिनमें मिठाई ज़्यादा बिकती है। कुछ-कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनमें मिठाई ज़्यादा बिकती है, ट्रेडिशनल है, सारे लोग ही मिठाई खरीदने आते हैं उस एक दिन। तो मिठाई की डिमांड एकदम बढ़ जाती होगी, तो चीनी की डिमांड भी हाई हो जाती होगी। अब कोई-कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन कुछ नहीं हुआ। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? भई आपके एरिया में आप मैच था इंडिया का, इंडिया मैच हार गई, तो मिठाई नहीं बिकेगी। आप समझो मेरी बात को। तो कभी-कभी डिमांड एकदम कम खर्च होती होगी। अब ये मेरा काम और आपका काम नहीं है। हम बिज़नेस नहीं चला रहे, हम बिज़नेस की अकाउंटिंग को देख रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को। तो ये कैसे आया ये हमें मतलब नहीं है। दिया होगा क्वेश्चन में कि इतना कम भी कंज़्यूम हो सकता है, इतना ज़्यादा भी कंज़्यूम हो सकता है। हमें कोई रेंज दी होगी। अगर रेंज ना दी हुई हो, कोई एक ही फिगर दी हुई हो, तो मानेंगे मैक्सिमम भी उतना ही है, मिनिमम भी उतना ही है। एवरेज भी उतनी है। क्या कहा मैंने? मान लो कि मैंने मिश्रा जी से पूछा, मिश्रा जी कितनी चीनी खर्च होती है? और मिश्रा जी ने आंसर दिया, आप मत लिखना। मिश्रा जी ने आंसर दिया 250 केजी पर डे। इसका मतलब बात खत्म। मिश्रा जी कह रहे हैं भैया हमारी मशीन तो चाहे मिठाई बिके ना बिके, हमारी तो रोज़ इतनी ही कंज़म्पशन होती है। रोज़ इतनी ही किलो चीनी खर्च होती है। ऐसा हो सकता है, कुछ बिज़नेस कंसिस्टेंट काम करते हैं। वो कभी अपनी प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाते भी नहीं, घटाते भी नहीं, सेम स्पीड पे काम करते हैं रोज़। ऐसे बिज़नेस हो सकते हैं। तो उस केस में मिनिमम भी यही होगा, मैक्सिमम भी यही होगा, एवरेज भी यही होगा, तीनों यही होंगे। बट अभी नहीं, अभी के एग्ज़ाम्पल में नहीं। ये क्लियर है आपको? इसे मैं क्या बोलूँगा? इसे मैं क्या बोलूँगा बेटा? इसे मैं बोलूँगा मिनिमम कंज़म्पशन। मिनिमम कंज़म्पशन। इसे मैं क्या बोलूँगा? इसे मैं बोलूँगा मैक्सिमम कंज़म्पशन। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि ये फ़ास्ट ट्रैक बैच है, इसमें जो मोड ऑफ़ डिलीवरी होगी वो थोड़ी-सी अधिक होगी, थोड़ी-सी फ़ास्ट होगी, बट समझ आएगा अगर आप फ़ोकस करोगे तो। बिल्कुल समझ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, पूरा समझ आएगा। बट थोड़ी-सी स्पीड हायर होगी। अब अगर मैं ये रेगुलर बैच में होता तो यहाँ एग्ज़ाम्पल तक पहुँचने में मैंने आधा घंटा और लगाया होता। मैंने 2 कहानियाँ और सुनाई होती, बेस बिल्डिंग और ज़्यादा की होती। बट फ़ास्ट ट्रैक को फ़ास्ट ट्रैक की तरह ही लेके चलेंगे, ठीक है? ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? मिनिमम कंज़म्पशन, मैक्सिमम कंज़म्पशन समझ आ गई? इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पर डे गिवन है या पर वीक गिवन है या पर मंथ गिवन है, ये पढ़ा करो। आप लोग ये पढ़ते नहीं हो। मैंने क्या कहा? जैसे वो बता रहा है आपको कि 100 केजी, तो 100 केजी कितने समय में? पर डे या पर आवर। यहीं पे यही सिली मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों, क्योंकि वो कभी एक चीज़ पर डे दे देगा, अगली चीज़ पर वीक दे देगा, वीक्स में दे देगा और आप भूल जाओगे कि पर डे वाले को मुझे नंबर ऑफ डेज़ से मल्टीप्लाई करना चाहिए। आप ये छोटी गलतियाँ नहीं, ये यूनिट्स में गलती कर दोगे। आईसीआई को जब आपको घेर नहीं पाता ना कांसेप्ट में, तो वो आपको सिली चीज़ों पे हरा देता है। तो थोड़ा फ़ोकस्ड पढ़ना है। कंज़म्पशन समझ आ गई आपको, है ना? फिर एक होती है लीड टाइम। लीड टाइम को हम डिलीवरी टाइम भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? डिलीवरी पीरियड। इसी को हम और भी रीऑर्डर पीरियड भी बोल देते हैं। इसी को हम प्रोक्योरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं खरीदने को। प्रोक्योरमेंट पीरियड भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जो सामान खरीदते हैं, वो लाला जी कितने दिन में हमारे पास भेज देते हैं। अब मैंने लाला जी को फ़ोन किया, मैंने कहा लाला जी चीनी भेज दो। तो लाला जी कितने दिन में चीनी भेजते हैं, उसे कहा जाता है लीड टाइम। समझ गए आप मेरी बात? लीड टाइम मतलब लाला जी कितने दिन में मेरे पास चीनी भेजते हैं। एग्ज़ाम्पल लो लाला जी ने कहा कि वो 3 से 3 डेज़ टू 5 डेज़ में चीनी भेज देते हैं। 3 से 5 दिन में चीनी मेरे पास आ जाती है। तो ये लीड टाइम है, ये मिनिमम लीड टाइम है, ये मैक्सिमम लीड टाइम है। ये मिनिमम लीड टाइम है और ये मैक्सिमम लीड टाइम है। ये दोनों बातें समझ आ गई आपको? लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम मतलब जब मैं लाला जी को ऑर्डर देता हूँ, लाला जी कितने दिन में मेरे पास चीनी भेजते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मैं जब लाला जी को ऑर्डर देता हूँ, तो लाला जी कितने दिन में मेरे पास चीनी भेज देते हैं, दैट बिकम्स माय लीड टाइम। कूल? यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एब्सोल्यूटली ट्रू? आपने कहा जी हाँ सर, हमें ये बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रही हैं अच्छे से। इसे लिख लीजिए, ये होता है मिनिमम लीड टाइम
और ये होता है मैक्सिमम लीड टाइम। सर ये अलग क्यों होता है? अरे कभी-कभी लाला जी के पास भी ज़्यादा ऑर्डर आ रखे होते हैं। भई वो चीनी के सप्लायर हैं, कभी-कभी उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। जैसे हमारी बुक प्रिंटिंग है, जैसे अभी आपके करिकुलम की बुक प्रिंट हो रही है ना? इस वक़्त करेंटली आपकी बुक प्रिंटिंग पे लगी हुई है। तो इस वक़्त लेकिन बाय चांस हमारे जो प्रिंटर हैं, उनके पास बहुत ऑर्डर है। तो हमारा ऑर्डर क्यू में पीछे है। तो कभी-कभी वो हमें 1 हफ़्ते में बुक प्रिंट करके भेज देते हैं, कभी-कभी 10 दिन लगा देते हैं, कभी-कभी 15 दिन भी लगा देते हैं। एक तो लॉट साइज़ बड़ा होता है, प्लस उनके पास कितने ऑर्डर लगे वो मैटर करता है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, मतलब अगर मैं अपनी बुक प्रिंटिंग की बात बोलूँ, तो मैंने ये नोटिस किया है कि 7 दिन से लेके 18 दिन तक कितने भी लग जाते हैं। मैक्सिमम मैंने 18 दिन भी जाते हुए देखा है। जब सारे टीचर्स के बैच स्टार्ट हो रहे होते होंगे, तब उनके पास भी ज़्यादा ऑर्डर होते होंगे ना बुक प्रिंटर्स के पास। वैसे ही चीनी वाले भैया के पास भी ज़्यादा ऑर्डर होते होंगे। तो वो डिपेंड करता है मिनिमम और मैक्सिमम। एक बात आप पे नोटिस करनी है कि यहाँ जो डेज़ हैं, तो यहाँ भी डेज़ होना चाहिए। अगर यहाँ वीक होता, तो यहाँ भी वीक होना चाहिए था। अगर यहाँ मंथ होता, तो यहाँ भी मंथ होना चाहिए था। समझ गए आप मेरी बात? यानी दे बोथ हैव टू बी इन द सेम यूनिट, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करना है हमने फ्यूचर में। तो वो कम से कम सेम यूनिट में होते हैं, और नहीं है सेम यूनिट, तो फिर हम उसे सेम यूनिट में बनाएँगे। क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊँगा आपको ये बात। यहाँ तक की बात क्लियर है? तीसरी बात लिखिए। हमें ये भी देखना होता है कि हम एनुअल परचेज़ कितनी करते हैं। एनुअल परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल कितनी करते हैं? यानी हम 1 साल में लाला जी से कितना माल खरीदते हैं? एनुअल परचेज़ कितनी करते हैं? इसे एनुअल डिमांड भी बोल देते हैं। इसमें हम इसे ए बोलते हैं, ए मतलब एनुअल डिमांड। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे क्वेश्चन के लिए 73,000 केजी है। मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में 73,000 केजी एनुअल डिमांड है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बातचीत समझा रहा हूँ पूरी, कि हम लाला जी को फ़ोन करते हैं, तो 1 साल में कुल मिला के कितना सामान मँगाते हैं? 1 साल में कुल मिलाकर हम लाला जी से 73,000 केजी सामान मँगाते हैं। 1 साल में, पूरे 1 ईयर के लिए 73,000 केजी हम सामान खरीदते हैं। यहाँ तक की बातें भी क्लियर हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो, अगर मैं कंज़म्पशन की बात करूँ, तो कंज़म्पशन ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अगर वो एवरेज कंज़म्पशन की ज़रूरत हो, तो एवरेज कैसे आती है? आपको पता है ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाती है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एवरेज कंज़म्पशन कैसे आएगी? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो ये 200 आ जाएगी। और एवरेज लीड टाइम कैसे आएगा? 3 + 5 डिवाइड बाय 2, तो 4 डेज़ आ जाएगा। तो यानी हम एवरेज कंज़म्पशन भी निकाल सकते हैं, एवरेज लीड टाइम भी निकाल सकते हैं। दोनों बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? दोनों बातें आपको समझ आ गई। ये हमारे पास एनुअल परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल है, ये भी हमें समझ आती है, ये बात भी हमें क्लियरली समझ आती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर एक चीज़ में थोड़ी ना जगह छोड़ दीजिए, इधर 2-4 लाइन्स की, 4 लाइनें इधर छोड़ दीजिए, मैं इसके बारे में वापस आऊँगा, इस पे कुछ और लिखवाना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूचर में। अब हम बात करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी की। देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब लाला जी से एक बारी में कितना माल मँगाते हैं। यानी एक बार में कितना माल मँगाते हैं। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि क्वांटिटी ऑर्डर्ड ईच टाइम। देखो, एक बात समझो, ए का मतलब था 1 साल में कितना सामान खरीदते हो। 1 साल में कितनी डिमांड करते हो, 1 साल में कितना सामान खरीदते हो, वो तो हो गया ए। ए का मतलब हो गया 1 साल में कितना सामान खरीदते हो। लेकिन क्या हर हर बार 73,000 केजी खरीदते होगे? नहीं, हर बार तो कम-कम खरीदते होगे ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके घर में 1 साल में कितना आटा खर्च होता है? आप लोग रोटी तो खाते हो ना? सब चावल वाले तो नहीं है? रोटी तो खाते हो? तो आपके घर में 1 साल में कितना आटा खर्च होता है? मान लो आपने कहा कि मेरे घर में 1 साल में 120 केजी आटा खर्च होता है। तो क्या आप हर बार में 120 केजी आटा खरीदते हो? नहीं। आप शायद हर बारी में 10 केजी का एक पैकेट खरीदते होगे, तो वो रीऑर्डर क्वांटिटी है कि एक बार में कितना आटा आता है। जब हम फ़ोन करते हैं भैया को, भैया आटा भेज दो, तो वो एक बारी में कितने किलो आटा भेजते हैं। दैट बिकम्स रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी व्हेनेवर, देखो इस शब्द को समझो, व्हेनेवर यू ऑर्डर अगेन, रीऑर्डर करते हो आप, तो उसमें कितनी क्वांटिटी मंगाते हो। मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा? व्हेनेवर यू प्लेस एन ऑर्डर अगेन, व्हाट इज द क्वांटिटी यू गेट। तो आपको कितनी क्वांटिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या ये बात भी क्लियर है आपको?
परफेक्ट, परफेक्ट आपको रीऑर्डर क्वांटिटी वर्ड भी समझ आ गया। अच्छा, इसी के बारे में मान लेते हैं वैसे हमारे इस क्वेश्चन में हम हर बार लेट अस से 5000 केजी खरीदते हैं। ईच ऑर्डर 5000 केजी के। हम जब भी लाला जी को फ़ोन करते हैं, लाला जी माल भेजो, तो हम एक बारी में 5000 किलो मँगाते हैं। कहानी समझ आ रही है? हम कौन है? हम हलवाई हैं। हमारी मिठाई की दुकान है। हमारी मिठाई की दुकान है, हम कितनी चीनी खर्च करते हैं जल्दी-जल्दी बताओ? हम चीनी खर्च करते हैं एक दिन में 100 केजी से 300 केजी के बीच में। ठीक है जी। हमारा लाला जी का लीड टाइम कितना है? 3 टू 5 डेज़। 1 साल में हम टोटल कितनी सामान खरीदते हैं? 73,000 केजी। और हम एक बार में कितना सामान खरीदते हैं? देखो इन शब्दों को समझो मेरे साथ-साथ। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब व्हेनेवर यू ऑर्डर, व्हाट इज़ द क्वांटिटी व्हिच यू ऑर्डर ईच टाइम? हर बार कितने का ऑर्डर आप प्लेस करते हो? कितनी क्वांटिटी को आप एक बारी में मँगाते हो? दैट बिकम्स रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज़ लाइक 5000 केजी की। हर बार आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप लाला जी को बोलते हो 5000 केजी मेरे पास भेज दो। यहाँ तक की बातें मेरी क्लियर है आपको? ठीक है जी। आइए कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लिखने स्टार्ट करते हैं। बार-बार इस एग्ज़ाम्पल पे आते रहेंगे। हम फ़ॉर्मूला लिखने स्टार्ट करते हैं। पहला फ़ॉर्मूला हमारा, 2 लाइनें यहाँ भी छोड़ देते हैं। फ़ॉर्मूला, फ़ॉर्मूला नंबर 1, पहला फ़ॉर्मूला है हमारा रीऑर्डर लेवल। ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल। अब ये क्या है? देखो, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ दूँगा, आपको अपने आप धीरे-धीरे समझ आने लगेगा क्योंकि आप समझदार लोग तो हो, बट आपको सही एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत है। आपके घर में जो मिल्क आता है रोज़, आटा आता है जैसे कभी-कभी, क्या वो ख़त्म हो जाता है सब कुछ तब आप नया लाते हो? क्या आपके घर में आटा जो आता है ना? या चावल आते होंगे, जो भी आता होगा, वो ख़त्म हो जाता है तब आप नया मँगाते हो? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर रोटी कैसे बनेगी? अगर अगले दिन मान लो आटा आने में लेट हो गई, तो रोटी थोड़ी ना ब्रेड थोड़ा ना खाओगे सुबह-सुबह। भई अच्छा ब्रेड खा भी लोगे तो कितनी खा लोगे? तो आप मुझे बताओ ऐसा नहीं होता और बड़े बिज़नेस में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। एक बात बताओ मेरी मिठाई की दुकान है, वापस इस एग्ज़ाम्पल पे आओ। मेरी मिठाई की दुकान है, क्या मैं पूरी चीनी खत्म हो जाएगी, तब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा कि अच्छा लाला जी माल भेजो? अच्छा पता चला लाला जी ने माल भेजने में 5 दिन लगा दिए, तो क्या 5 दिन मेरी दुकान में चीनी नहीं होगी? शुगर फ्री मिठाई बनाऊँगा, शुगर फ्री मिठाई बिकेगी? अरे भैया सारे मरीज़ थोड़ी ना जो शुगर फ्री मिठाई खाने आएँगे, कोई नहीं आएगा। मिठाई की तो दुकान ही ठप हो जाएगी और सोचो मुझे कितना नुकसान होगा। आप सोचो, उस बारे में सोचा करो, कितना नुकसान हो जाएगा। 5 दिन अगर मेरी दुकान ना चले, तो मिठाई नहीं बेच पाऊँगा, मेरा प्रॉफ़िट कितना खराब होगा, वर्कर की सैलरी जा रही होगी, रेंट जा रहा होगा, मैनेजर की सैलरी जा रही होगी, सब कुछ जा रहा होगा लेकिन मिठाई नहीं बन रही होगी। तो क्या बिज़नेसमैन ये एक्सपेक्ट कर सकता है कभी कि उसकी दुकान पे चीनी ना हो? बोलो मुझे हाँ या ना? नहीं, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास माल रखेगा और तब ऑर्डर प्लेस करेगा। यानी जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके पास कितना माल पड़ा होना चाहिए? उसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। आप इंग्लिश को समझो, बड़ी आसान भाषा है। रीऑर्डर लेवल मतलब आप जब दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपके पास कितना लेवल होना चाहिए, कितना माल पड़ा होना चाहिए। इसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। आप इंग्लिश को समझो, रीऑर्डर लेवल यानी जब आप नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आपके पास कितना माल पड़ा होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्वांटिटी व्हिच यू शुड हैव व्हेन यू प्लेस वन न्यू ऑर्डर। कितनी क्वांटिटी पड़ी होनी चाहिए तभी आप नया ऑर्डर प्लेस कर दो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो आप अपने घर से दूर रहते हो, है ना? हॉस्टल में रहते हो या कहीं ऐसी जगह रहते हो और आपके पास आपके वॉलेट में पैसे कम हो रहे हैं, तो क्या आपके पैसे खत्म हो जाएँगे तब आप पापा को फ़ोन करोगे, पापा पैसे भेजो? नहीं। कब फ़ोन करोगे? जब आपके पैसे कम होते-होते वॉलेट में आपको लगे अरे अब तो 2000 ही बचे हैं, अब पापा को फ़ोन कर देना चाहिए। पापा पैसे खत्म हो गए, जल्दी भेजो। बोलोगे यही पैसे खत्म हो गए, लेकिन हुए नहीं होंगे, पड़े होंगे। दो आपको भी पता है पापा को भेजने में पैसे 2-3 दिन लग सकते हैं। तो आप 2-3 दिन का रनवे लोगे अपने पास। हर कोई यही करता है, हर कोई समझदार व्यक्ति यही करता है कि पहले कुछ रनवे रखता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है। दिस इज़ लाइक रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? समझो, क्वांटिटी व्हिच यू हैव व्हेन यू प्लेस न्यू ऑर्डर। नया ऑर्डर प्लेस करते हुए आपके पास कितना माल होना चाहिए? क्या ये बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब यहां से मैं फॉर्मूला की डेवलपमेंट बतानी स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा सवाल है आपसे, आपके पास कितना माल पड़ा होना चाहिए जब आप नया ऑर्डर प्लेस करो?
बोलो मेरे साथ, आपके पास कितना माल पड़ा होना चाहिए जब आप नया ऑर्डर प्लेस करो? आप मुझे बताओ एज़ अ बिज़नेसमैन बन के सोचो, ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, ये रहा आपके सामने एग्ज़ाम्पल। आप कितनी क्वांटिटी अपने पास रखोगे और लाला जी को फ़ोन करोगे कि लाला जी माल भेज दो? कितनी क्वांटिटी अपने पास रखोगे एज़ पर दिस एग्ज़ाम्पल? इस एग्ज़ाम्पल को देखो और आप मुझे बताओ कि कितना सामान पड़ा होना चाहिए? एक बच्चे ने कहा 5 दिन जितना, एक बच्चे ने कहा 100 केजी। ये जो 100 केजी वाला है, ये तो अपने आप को खुद ही चाँटा लगा लो। नालायक! एक बात बताओ, मेरे पास 100 किलो है और मैंने लाला जी को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा लाला जी माल भेजो और लाला जी ने 5 दिन बाद माल भेजा। ये 100 केजी माल तो 1 दिन में ही खर्च हो जाएगा, तो बाकी 4 दिन बैठ के क्या करोगे? छियाने बजाओगे? क्या करोगे? आप मुझे बताओ 4 दिन क्या करोगे? मज़ाक करोगे? आप कहोगे जाओ बेटा मसूरी घूमो 4 दिन, अपने वर्करों को ये कहोगे? अरे बिज़नेसमैन बन के सोचो, खून पी जाओ, अपने वर्कर को 1 मिनट खाली मत बैठने दो, बताओ क्या करेंगे? हाँ, ये जो 1500 केजी जिन्होंने बोला ये सच है। देखो मेरी बात को सुनना, 1 मिनट सुनना, अभी अब कुछ मत लिखो, थोड़ी देर सुनो। बिज़नेसमैन इन्हेरेंटली दिल से बहुत डरपोक आदमी होता है। हर बिज़नेसमैन दिल से डरपोक आदमी होता है, डरपोक आदमी ही जीतता है, इस बात को समझना। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में डरपोक आदमी जीतता है। ठीक है ना? डरपोक कैसे होता है? क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर बुरी बुरी बात से सोचो अपने मन में, अरे! अरे! अगर लाला जी ने लेट सामान भेजा, तो क्या होगा? कहीं लाला जी 5 दिन ना लगा दें। ओहो! और अगर इन 5 दिनों में मेरे पास ऑर्डर पे ऑर्डर आते गए मिठाई के, तो कहीं रोज़ मेरी 300 केजी चीनी खर्च ना होती रहे। तो पता चला रोज़ 300 केजी खर्च हो रही है और 5 दिन लग गए। तो यानी 1500 केजी मेरे पास पड़ा होना चाहिए, तभी मैं ऑर्डर लाला जी को दे दूँगा। इस फ़ॉर्मूला की नींव को समझो। मैं फ़ॉर्मूला ये बोल रहा हूँ आपको, मैक्सिमम कंज़म्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप इस फ़ॉर्मूला को समझने की कोशिश करिए। मैक्सिमम कंज़म्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप इस फ़ॉर्मूला के अंदर डर का आभास कर रहे हो? आपको डर समझ आ रहा है? कितना डर रखा है बिज़नेसमैन। बिज़नेसमैन कह रहा है भैया मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ना, 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 मुझे चांस लेना ही नहीं। भाई साहब 1 दिन में 500 केजी तक खर्च हो जाता है मेरे पास। नहीं कितने 300 केजी तक खर्च हो जाता है मेरे पास और 5 दिन लग सकते हैं लाला जी को माल भेजने में। भैया मेरे को तो 1500 केजी अपने पास रखा करो और तभी ऑर्डर प्लेस कर दिया करो। तो मैं अपने वर्कर को क्या समझाऊँगा? मैं कहूँगा देख छोटे, जैसे ही सामान कम होते 1500 केजी आता है, वहीं फ़ोन कर दिया कर लाला जी को, लाला जी माल भेजो। रुका मत कर बिल्कुल भी, थमा मत कर, एकदम ऑर्डर प्लेस कर दिया कर। मैंने क्या कहा आप समझे? इसमें आपको डर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी एक बच्चा जाबाज़ बच्चा था, वो पता है मुझे क्या कह रहा था चैट में? वो कह रहा है सर मिनिमम कंज़म्पशन और मिनिमम लीड टाइम। वो कह रहा है ऐसे करो, सिर्फ़ 300 बेटा लेकिन ऐसे में धज्जियाँ उड़ सकती हैं। आपका बिज़नेस 2-3 दिन तगड़ा नुकसान खा सकता है। क्यों? पता चला 1 दिन में 2 दिन में वो माल खत्म हो गया, लाला जी ने माल ही नहीं भेजा, तो क्या दुकान बंद कर दोगे क्या? आपको इसमें डर का अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही? डर अनुभूति हो रही है तो फ़ॉर्मूला याद रहेगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? मेरे पास कितना माल पड़ा होना चाहिए जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करूँ? बोलो मेरे साथ। मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ होना चाहिए जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करूँ? जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करता हूँ मेरे पास कितना माल स्टॉक में पड़ा हुआ होना चाहिए? दैट बिकम्स रीऑर्डर लेवल। करेक्ट? करेक्ट? ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? इसका एक फ़ॉर्मूला और होता है। एक फ़ॉर्मूला और होता है इसका। वो तब होता है रीऑर्डर लेवल। इसे मैं प्यार से आरओएल पुकार लूँ? मान जाओगे ना? आरओएल का एक और फ़ॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का। कुछ लोग अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। कुछ कंपनियाँ अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखती हैं। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है अलग से, जैसे मानो मेरी मेरी मिठाई का काम है। मैं क्या करता हूँ, 2-3 बोरी चीनी की अलग रख देता हूँ कि भैया ये यूज़ नहीं होंगी, ये सेफ्टी है। जैसे आप लोग करते हो, शायद गर्ल्स का मुझे नहीं मैं बोल सकता, लेकिन बॉयज़ का तो मैं बता सकता हूँ। उनके पर्स के अंदर, वॉलेट के अंदर ना एक अंदर वाली जेब होती है, उसमें वो 500 हज़ार रुपए अंदर छुपा के रखते हैं, दोस्तों को नहीं दिखाते। क्योंकि कोई भी दोस्त बोलता है, "अरे! चल यार कुछ खाते हैं", तो बोलता है, "अपना पर्स दिखा के मेरे पे पैसे ही नहीं है।" वो बाहर गरीब बने रहते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर दबा के 500 हज़ार रुपए दबा के रखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कभी फँस गए कहीं, तो पैसे चाहिए होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कहीं एकदम मुश्किल में आ गए, तो वो पैसा यूज़ करेंगे। कोई कह रहा है फ़ोन कवर में रखता हूँ, कोई अलग-अलग जगह पे अपने छुपा के रखते हो आप पैसे, है ना? दैट इज़ योर सेफ्टी स्टॉक। उसी तरीके से कुछ कंपनी अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखती हैं, कुछ कंपनियाँ अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखती हैं। तो जो कंपनियाँ अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखती हैं, अलग से उन्होंने मान लो 200, 400, 500 किलो अपने पास अलग रखा हुआ है।
अब वो कंपनी ज़्यादा नहीं डरेगी, बताओ क्यों नहीं ज़्यादा डरेगी? उस कंपनी का ज़्यादा गला नहीं सूखता, वो कहता है ऐसी की तैसी, चाहिए होगा तो सेफ्टी स्टॉक यूज़ कर लेंगे, सेफ्टी स्टॉक रखा ही इसलिए है कि सेफ्टी के लिए। तो उनका फ़ॉर्मूला मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं होता, उनका फ़ॉर्मूला होता है एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज कंज़म्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अब आप समझ रहे हो मैं क्या फ़ॉर्मूला बोल रहा हूँ आपको? यानी वो मैक्सिमम नहीं रखते, वो एवरेज रखते हैं। क्या आपको मेरे ये दोनों फ़ॉर्मूला समझ आए बेटे? सर ये दोनों फ़ॉर्मूला में अंतर क्या है? इस फ़ॉर्मूला में अंतर है सेफ्टी स्टॉक का। अगर किसी क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं है, बोलो मेरे साथ, अगर किसी क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो उस क्वेश्चन में आरओएल कैसे आएगा? रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा? मतलब कितना सामान मेरे पास पड़ा होना चाहिए जब मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूँ, तो उस लेवल को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो आरओएल कैसे आएगा? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम से, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक है, अगर एक कंपनी ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक अलग रख के बैठी है, तो फिर वो एवरेज इंटू एवरेज को लीड टाइम मानेगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक उनके पास है। यानी वो ज़्यादा नहीं डरेंगे, वो मैक्सिमम रखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कहेंगे अगर लाला जी ने लेट भी कर दिया तो सेफ्टी स्टॉक में से सामान निकाल लेंगे। अब ये ना मैं पढ़ा रहा था एक बारी, मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा दिया, रेगुलर बैच की बात है, मुझे लग रहा है लास्ट ईयर की बात है। एक बच्चा बीच में आया, कह रहा है सर एक बात हो, आप ये कह रहे हो कि कंपनी, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चे का दिमाग कहाँ चल रहा है, उसे कंसेप्ट वंसेप्ट की कोई चिंता नहीं है ना? उसे चिंता है कि सर आप कह रहे हो चीनी अलग रख देंगे पूरे साल के लिए, सर हम जब पूरे साल चीनी अलग रख देंगे चीनी खराब नहीं हो जाएगी? आप बच्चे के दिमाग को सोचो। अब मैं डाँट भी नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन तो जेन्युइन है। देखो मेरे बच्चे, जब मैं ये कहता हूँ ना कि आपने अलग से सामान रखा, तो उसका ये मतलब होता है कि आपने उसे रिज़र्व में रखा। बट ऑब्वियसली आप उस चीनी को रोटेट करते रहते हो। जैसे नई बोरियाँ आएँगी, तो आप 3 नई बोरी रख दोगे, वो पुरानी वाली नई पुरानी बोरी यूज़ कर लोगे। आप घर पे भी ऐसे ही करते हो, आपके घर में नई ब्रेड आती है, तो पहले मम्मी पुरानी वाली ब्रेड के पीस खत्म करती है। हाँ या ना? आटा भी गूँथते हैं तो पहले पुराने वाले आटे की रोटी बना देते हैं, नया वाला बच रहा होगा, 2 अगर पेड़े बच रहे होंगे तो नए वाले के बचेंगे। ये एक बेसिक साइकोलॉजी है, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं बोलता हूँ कि आपने रिज़र्व रखा है, तो रिज़र्व रखने का मतलब ये नहीं है कि उसे एक अलग कमरे में बंद करके रख दिया, वहाँ चींटियाँ चाट रही हैं उसे और चूहे कूद रहे हैं उसके ऊपर, ऐसा नहीं होता। उसे अलग रिज़र्व में रखा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उस सामान को रोटेट करते रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कि आप नई बोरियाँ आएँगी तो आप नई वाली 3 बोरियों को रिज़र्व में रख दोगे, पुरानी वाली यूज़ कर लोगे। ऑब्वियसली इतनी इतनी अक्ल होगी बिज़नेसमैन को। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको मैंने क्या कहा? ऐसे जज़्बाती क्वेश्चन मत पूछो यार। चलो ठीक है। क्लियर हो गया आरओएल? इस क्वेश्चन में आरओएल हमारा कितना आ रहा था 1500। इस क्वेश्चन में हमारा आरओएल 1500 आ रहा था क्योंकि सेफ्टी स्टॉक हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं है। पहला फ़ॉर्मूला डन। मेरे एंड से डन। अभी आपको इस पे और वर्किंग करनी पड़ेगी। अगला सेकंड फ़ॉर्मूला। सेकंड फ़ॉर्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। आहाहाहा! मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आप मुझे बताओ, आप यही हलवाई जी के स्टोर लेजर सँभालते हो आप, मान लो। आप स्टोर मैनेजर हो इनके। हलवाई की दुकान आपके दिमाग में चल रही है कि नहीं मिश्रा जी की? अब मिश्रा जी की दुकान पे आप स्टोर लेजर सँभालते हो, आप स्टोर मैनेजर हो। आप मुझे बताओ मैक्सिमम स्टॉक आपको कितना देखने को मिलेगा? आपको मैक्सिमम स्टॉक कितना देखने को मिलेगा? आ जाओ इस कहानी पे, इसको समझो। आपको अधिक से अधिक स्टॉक कितना देखने को मिलेगा? आप किस दिन ऐसे शटर खोलोगे और कहोगे अरे यार आज तो मैक्सिमम स्टॉक है यार, दिस इज़ लाइफ बन गई। आज तो बहुत ज़्यादा चीनी पड़ी हुई है। कितनी मैक्सिमम चीनी देखने को मिल सकती है आपको? इमेजिन करो, फ़ॉर्मूला को थोड़ा सोचो ब्रेन में कि कब मुझे मैक्सिमम देखने, अच्छा मैं आपसे पहले आपके घर की बात पूछता हूँ। आपके घर में मैक्सिमम आटा देखने को कब मिलेगा? पता है कब मिलेगा? जैसे आपके पास 2 किलो आटा बचा था, आपने आटे वाले भैया को फ़ोन कर दिया कि भैया आटा भेज दो और उन्होंने आटा भेज दिया नया। अब पुराना वाला आटा भी पड़ा है और वो थोड़ा-सा ही खर्च हुआ है और नया भी आ गया। उस वक़्त, उस पल आपके घर में मैक्सिमम आटे का स्टॉक देखने को मिलेगा। फिर ऑब्वियस सी बात है उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कंज़्यूम होता जाएगा और आटा कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम आटा कब देखने को मिलेगा? मैं समझाता हूँ। देखो, आप याद करो जब आप रीऑर्डर लेवल पे थे, तब आपने ऑर्डर प्लेस किया था? आप रीऑर्डर लेवल पे थे यानी आप 1500 केजी पे थे, तब आपने ऑर्डर प्लेस किया था? एग्री? मान लेते हैं इस ऑर्डर में से कम खर्च हुआ, अभी कम से कम खर्च हुआ, मिनिमम कंज़म्पशन हुई
और मिनिमम लीड टाइम लगा, मतलब कम से कम खर्च किया और कम से कम समय में लाला जी ने मुझे माल भेज दिया। मतलब मेरे पास 1500 किलो स्टॉक पड़ा था, हमारी सिर्फ 100 केजी रोज़ की खर्च हो रही थी, लाला जी ने 3 दिन में ही माल भेज दिया। तो यानी जो 1500 था उसमें से खर्च सबसे कम हुआ, सिर्फ 300 केजी ही खर्च हुआ। मेरे पास 1500 केजी थे, उस 1500 केजी में से सिर्फ 300 केजी खर्च हुआ। आपको कहानी समझ आ रही है? 300 केजी खर्च हो चुका है। और इसी वक़्त नया ट्रक आ गया, जो माल लेकर नए ट्रक ने आना था रीऑर्डर क्वांटिटी लेके। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? जितना ऑर्डर हमने हर बार में किया है। तो हमने हर बार 5000 केजी का ऑर्डर किया था, याद करो। हर बारी हमने 5000 केजी का ऑर्डर किया था। तो 5000 केजी उधर से लाला जी ने भेज दिए। तो इधर से 5000 केजी हमारे पास आ गए। तो इस पल हम मैक्सिमम स्टॉक देखेंगे जो कि 6200 केजी होगा। इस पल हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को मिलेगा। इस पल हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को मिलेगा। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा दोहराता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ, प्लीज़ देखिए। मेरे पास रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? रीऑर्डर लेवल का मतलब मैं जब भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मेरे पास पहले कितना माल पड़ा होता है। मेरे पास 1500 केजी पड़े थे। 1500 केजी में से मान लो सिर्फ 3 दिन में 300 केजी खर्च हुए। कम से कम खर्च हुए और कम से कम दिन लगे। तो सिर्फ 300 केजी खर्च हुए, 1200 केजी पे पहुँच गया मैं। और तभी नया माल आ गया, नया माल ऐड कर दो। नया माल ऐड कर दोगे तो इस वक़्त मुझे मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉक कभी भी मेरे गोदाम में नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा स्टॉक मेरे गोदाम में कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कहानी को आप ना जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग सोचो। इससे ज़्यादा स्टॉक मेरे पास कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज़ द मैक्सिमम पीक ऑफ द स्टॉक व्हिच आई कैन सी। ऑब्वियस सी बात है, अगले दिन फिर से स्टॉक खर्च होगा, इसमें से खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पर ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। क्लियर? परफेक्ट। आप मुझे बताएँ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको? आपने कहा सर जी यहाँ तक तो मुझे बात समझ आ रही है ना जी? चलिए बहुत बढ़िया अगर आपको यहाँ तक की पूरी बात समझ आ रही है। इससे अगले फ़ॉर्मूला पे चलते हैं। मैं इनके भी क्वेश्चन भी कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले फ़ॉर्मूलाज़ आपका बेस बिल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? तीसरे फ़ॉर्मूला पे चलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल। आप मुझे बताओ आपकी गोदाम में मिनिमम स्टॉक कब देखने को मिलेगा? यानी कब ऐसा होगा कि अरे! इतना कम स्टॉक? सबसे कम स्टॉक देखने को कब मिलेगा? सोच के बताओ। वैसे सबसे कम स्टॉक कितना होगा? अब यहाँ पे मेरा मन तो ये कहता है मिनिमम स्टॉक 0 भी हो सकता है कभी ना कभी। कि एकदम ऐसे समझो, अब मैं कहानी बोल रहा हूँ लेकिन ये फ़ॉर्मूला है नहीं, आप लिखना मत, पहले समझना। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, आईसीआई ये नहीं मानता, आईसीआई क्या मानता है मैं आपको वो भी बता दूँगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फ़ॉर्मूला बन सकता है। कौन-सा फ़ॉर्मूला बन सकता है? ये फ़ॉर्मूला बनाया जा सकता है कि देखो, अगर मेरे पास 1500 केजी था, अब उसमें से मैंने लाली जी को फ़ोन किया, मैंने कहा लाली जी मेरे पास बहुत कम स्टॉक बचा है, सामान भेज दो। तो उतने दिन में मान लो लाला जी ने 5 दिन लगा दिए और रोज़ मेरे पास 300 स्टॉक केजी खर्च हो रहा है। सोचो दिवाली का सीज़न चल रहा है, भयंकर ऑर्डर आ रहे हैं, मिठाई पे मिठाई, मिठाई पे मिठाई खा रहे हैं लोग। आप समझ रहे हो मेरी बात? भयंकर धड़ाधड़, धड़ाधड़ ऑर्डर आई जा रहे हैं और तो उस पल मेरे पास एकदम ज़ीरो स्टॉक होगा, तब सामने ट्रक प्रकट होगा नया माल लेके। लेकिन उस वक़्त मेरे गोदाम में ज़ीरो स्टॉक हो सकता है। मेरे को ऐसी कल्पना है कि ऐसा ज़ीरो ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आईसीआई कहता है नहीं, ये काल्पनिक, ये फ़िल्मी कलियाँ खिलाने का समय नहीं है, ये फ़ॉर्मूला नहीं चलेगा। आईसीआई वो फ़ॉर्मूला मानता है जो इंटरनेशनल कॉस्टिंग में माना जाता है, जो फ़ॉरेन की सीएमए बॉडीज़ है उन्होंने डेवलप किया है। वो लोग क्या मानते हैं? वो कहते हैं देखो जी ऐसा है, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब आपके पास रीऑर्डर लेवल था? हाँ, था। आपने ऑर्डर प्लेस किया? हाँ, ऑर्डर प्लेस किया लाला जी को। उसमें से मान लो कि एवरेज कंज़म्पशन और एवरेज लीड टाइम माइनस कर दो। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेसिक स्टडी ये कहती है कि मैक्सिमम ऑर्डर ऐसे रेगुलरली आता नहीं है, वो एक यूनिक सिचुएशन हो सकती है, आम सिचुएशन नहीं है, इसलिए एवरेज को लेना है आपने। अब इस फ़ॉर्मूला में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। मेरी कल्पनाओं को तोड़ते हुए आईसीआई कहता है कि इसी फ़ॉर्मूला को मानो, तो आपको इसी फ़ॉर्मूला को मानना पड़ेगा।
अच्छा, वैसे आपके हिसाब से मिनिमम स्टॉक क्या होता है? आपको ज़ीरो दिखता है कि नहीं दिखता जैसे मुझे दिखता है? कि एक पल के लिए एकदम वो एक मूवी में बोलता है कि एक हीरो पता नहीं हीरो होता है क्या होता है, बोलता है कि एकदम टक से मौत को छू के आ जाता हूँ मैं, ऐसे एक बोलता है बंदा, है ना? तो ऐसे मुझे तो ऐसे कल्पना होती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि एकदम स्टॉक एकदम ज़ीरो हो जाए, एकदम सामने ट्रक खड़ा हो कि अरे आ गया माल, उस पल ज़ीरो देखने को मिल सकता है ना? तो ऐसा लगता है मुझे, लेकिन आईसीआई कहते हैं नहीं, ये फ़िल्मी कलियाँ यहाँ मत खिलाओ, ये सब यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल सा फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, आरओएल मान लो उसमें से एवरेज कंज़म्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम है, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर आरओ क्यू ऐड क्यों नहीं करेंगे? देखो, एक बात को ध्यान दो, एक बात को ध्यान दो, हम निकाल क्या रहे हैं ऋषिकेश? हम निकाल रहे हैं मिनिमम, हम मिनिमम के सपने देख रहे हैं। मिनिमम में अगर आप चीज़ें ऐड करते जाओगे तो मैक्सिमम बनता जाएगा, वो तो बढ़ जाएगी फिगर। आप ये देखना चाहते हो कि आपको स्टॉक मिनिमम कब देखने को मिलेगा? अब आप कह रहे हो सामान आ गया, तो सामान आने के बाद मिनिमम थोड़ी ना देखने को मिलेगा। हम ये पढ़ना चाहते हैं कि स्टॉक मिनिमम कब देखने को मिल सकता है, किस पल देखने को मिल सकता है। तो दोबारा देखिए, रीऑर्डर लेवल में से एवरेज इंटू एवरेज देख रहे हो? अब आप इस बात को समझो, आरओक्यू ऐड क्यों नहीं किया? जब मैक्सिमम देखना है कि अधिक से अधिक स्टॉक कितना हो सकता है, जब मुझे ये देखना है कि अधिक से अधिक स्टॉक कितना हो सकता है, तब मैं आरओक्यू ऐड करूँगा। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है। उस पल, उस शाम को मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक होगा, जब पुराने माल में से कम माल खर्च हुआ होगा और नया माल आ गया होगा, तब मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। लेकिन जब मेरे पास पुराने माल में से सिर्फ एवरेज खर्च हुई होगी, तो मेरे पास मिनिमम स्टॉक देखने को मिलेगा, ऐसा आईसीआई कहता है। इस फार्मूला पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये फार्मूला बेसिक रूट्स के साथ डेवलप नहीं हुआ है। तो इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, हमारे पास 1500 केजी थे जब हमने ऑर्डर किया। अब आप मुझसे पूछोगे एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगी? सुनो, 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 सुनो। हमारी कंजम्पशन कितनी थी बेटा? हमारी कंजम्पशन थी 100 से 300। तो आप एक काम करो, 100 प्लस 300 डिवाइड बाय 2 करो, ये एवरेज कंजम्पशन हो गई। और एवरेज लीड टाइम क्या होगी? 3 से 5 दिन। तो 3 से 5 दिन यानी 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? 1500 केजी में से आप 400 केजी इंटू 4 डेज़, तो ओहो हो! मैंने गलती कर दी, मुझे इधर 200 लिख देना चाहिए था, मैंने उधर 400 लिख दिया था, डिवाइड बाय 2 नहीं किया था। तो 200 इंटू 2 यानी इंटू 4, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 800 माइनस हो जाएगा, तो 700 केजी बचेगा। यानी हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल 700 केजी होगा, इस क्वेश्चन में। मैं अभी आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यहाँ तक की बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? कुछ-कुछ बातें समझ आ रही हैं? मुझे लगता है मुझे ना एक आधा क्वेश्चन आपको दिखा देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक आधा क्वेश्चन दिखा दूँगा, तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये बातें थोड़ी-सी क्लियर हो जाएँगी, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। क्या आप तैयार हो मेरे साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने के लिए? अभी कच्चा है, अभी ये कांसेप्ट कच्चा है, अभी पक्का हुआ नहीं है। पर मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन पढ़ने से कांसेप्ट ज़्यादा बेहतर पक्का होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अभी मेरी तरफ से कांसेप्ट की डिलीवरी पूरी नहीं हुई है, कांसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी पॉज़ करके एक क्वेश्चन करा के आ रहा हूँ बस आपको। क्योंकि आप ही मुझे फ़ोर्स कर रहे हो, ऐसा मानता हूँ मैं। आ जाओ मुन्ना। अच्छा, आपके पास अभी बुक नहीं पहुँची है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पहुँच जाएगी जल्दी ही। और क्लास के बाद मैं आपको बता दूँगा कि आप सॉफ्ट कॉपी को कैसे एक्सेस करेंगे जब तक आपके पास बुक नहीं पहुँची है। ठीक है? प्लीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। आप अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी। मैं इस नोटेशन का मतलब भी बता देता हूँ, इस नोटेशन का मतलब है कि ये स्टडी मैट में भी गिवन है क्वेश्चन आपके, यानी आईसीआई की किताबों में भी गिवन था, और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी। आइए, हमारे सामने 2 कंपोनेंट है ए और बी। सोचो मैं 2 चीज़ें खर्च करता हूँ, मान लो चीनी भी खर्च करता हूँ, और मान लो और क्या खरीदते होंगे? बेसन खरीदते होंगे, बेसन से लड्डू बनते हैं ना, तो मैं चीनी और बेसन खरीदता हूँ, ठीक है? आइए, नॉर्मल यूसेज है 50 यूनिट्स पर वीक ईच, मतलब 50 यूनिट्स हर हफ्ते खरीदता हूँ मैं। मैक्सिमम है 75, मिनिमम है 25। यूसेज मतलब कंजम्पशन होती है बेटा, यूसेज मतलब कंजम्पशन। मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी ए की कितनी है? 5 300। मैं अभी बी के बारे में नहीं सोच रहा, पहले मैं खाली ए के बारे में सोच रहा हूँ। रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 से 6 वीक्स। देखो एक बात तो अच्छी है कि कंजम्पशन भी वीक्स में थी और रीऑर्डर भी वीक्स में है, तो बात बन गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई घपला नहीं है। अगर लेकिन ये डेज़ में होता और ये वीक्स में होता, फिर घपला था। फिर मुझे उन दोनों को वीक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता।
या दोनों को डेज में करते हैं या दोनों को वीक्स में करते हैं, ऐसा कन्वर्जन करना पड़ता है ना। चलिए ए के लिए सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आंसर करिए। सॉल्यूशन नंबर 1 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं फॉर मटेरियल ए। मटेरियल बी हम अगले पेज पे करेंगे बाद में। बी बोलना ही नहीं चाहिए था, बी लिख दिया दिमाग में, है ना। ए, सुनिए जी, पहले आप मुझे बताइए कि हमारी कंजम्पशन कितनी है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारी कंजम्पशन है 25 यूनिट्स पर वीक से लेके 75 यूनिट्स पर वीक तक। वैसे अगर हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम की एवरेज खुद निकालते तो भी 50 आता। अंबिका, अगर हम बेटा इन दोनों की एवरेज निकालते तो भी 50 आता। अगर आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो तो भी एवरेज 50 20 हमारी 50 आती। वैसे क्वेश्चन ने खुद ही 50 दे रखी है, यानी क्वेश्चन ने हमें खुद ही बोल रखा है कि नॉर्मल कंजम्पशन हमारी 50 यूनिट्स है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर क्वेश्चन में ये मिनिमम थी, ये मैक्सिमम थी और इनकी एवरेज निकालें तो 50 आता है, लेकिन क्वेश्चन ने नॉर्मल कंजम्पशन 60 बोली होती तो क्या मानते? तो हम 50 को मानते या 60 को मानते? तो हम 60 को मानते, भले ही वो एवरेज ठीक ना होती। फिर वो जाने कि वो 60 क्यों आई, वेटेड एवरेज करी होगी उसने, कोई और तरीके से एवरेज करी होगी, ज़्यादा दिन ये वाले ऑर्डर्स आते होंगे, बड़े ऑर्डर ज़्यादा दिन आते होंगे, इसलिए एवरेज 60 आ रही होगी। वो कैसे निकाली उसको मेरा काम नहीं है। अगर मुझे एवरेज नहीं दी है तो मैं सिंपल एवरेज निकालूंगा। सिंपल एवरेज मतलब 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा। और अगर वो खुद एवरेज दे रहा है तो उस एवरेज को मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा कि क्वेश्चन भगवान का रूप है, जो वो कह रहा है वो भगवान की वाणी है, बस सत्य वचन मान के उसे कर लो। फिर आप एवरेज खुद मत कैलकुलेट करना, फिर आप एवरेज खुद कैलकुलेट मत करना उस क्वेश्चन में, अगर ये अलग दी होगी। वैसे इस क्वेश्चन में तो सेम ही दिया है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा आप कैलकुलेट करो या ना करो, फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मेरी बात को समझो, अगर एवरेज कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन दी हुई हो तो वो मान लेना कि यही सच है, हम जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है फिर उस केस में। ये हो गया हमारा मटीरियल ए। कूल, ठीक है। फिर हम रीऑर्डर पीरियड की बात करते हैं, 4 से 6 हफ्ते। रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मतलब होता है बेटा लीड टाइम, कि लाला जी ने कितना समय लगाया, 4 to 6 वीक्स, ठीक है। और अगर हमें एवरेज लीड टाइम निकालना पड़े, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो हमारे पास एवरेज लीड टाइम कितना आ जाएगा। 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 वीक्स। ये हमारी एवरेज लीड टाइम है, यानी एवरेज रीऑर्डर पीरियड है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। और रीऑर्डर क्वांटिटी है 300। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट, यानी जब भी लाला जी को ऑर्डर देते हैं एक बारी में हम 300 यूनिट मंगाते हैं, एक बारी में हम 300 पीस मंगाते हैं। क्या आपको वर्किंग नोट्स जो थे समझ आ रहे हैं? यानी हम जब भी लाला जी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं लाला जी यार माल भेजो, तो भैया इसका मतलब होता है कि 300 यूनिट भेजो, सिंपल। ए के केस में 300 यूनिट, मैं बी अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए, उसने हमसे क्या क्या मांगा है वो कैलकुलेट करनी हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। वो हमें कहता है जाओ मेरे लिए रीऑर्डर लेवल निकालो। पहला सवाल, रीऑर्डर लेवल। आप मुझे बताइए रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पे हम लाला जी को दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। माल कम होते यहाँ पहुँचता है, तो हम लाला जी को फ़ोन करते हैं कि लाला जी मेरे पास माल कम बचा है, ज़रा मेरा सामान भेजो। वो लेवल क्या होता है? मैंने कहा हम हमेशा डरपोक लोग होते हैं। हमेशा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक तो है नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखना चाहते हैं। यानी हम रखना चाहेंगे मैक्सिमम कंज़म्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो हमारी मैक्सिमम कंज़म्पशन कितनी थी? मैक्सिमम कंज़म्पशन थी 75 और मैक्सिमम लीड टाइम कितनी थी? 6 वीक्स। बेटा इन दोनों को इनटू कर दीजिए प्लीज़। 450, 450 आ रहा है सभी के लिए। ये हमारी रीऑर्डर लेवल है। चलिए जी, अगला, यानी हमारे पास इतना रीऑर्डर लेवल होना चाहिए। पक्की बात है, आपको इतना समझ आ गया? कूल। चलिए,
इससे आगे पढ़ते हैं फिर। अब वो ये कहता है कि यार मुझे मिनिमम लेवल भी चाहिए। आप मुझे बता सकते हो कि हमारा मिनिमम लेवल कितना होगा? मिनिमम लेवल में हमने ये कहा था कि रीऑर्डर लेवल में से आपने सिर्फ एवरेज कंजम्पशन की है और एवरेज ही लीड टाइम की है। यानी 450 में से एवरेज कंजम्पशन थी, गिवन थी बेटा क्वेश्चन में एवरेज 50, वही नॉर्मल थी, वही 50 थी। और एवरेज लीड टाइम भी हमें पता है 5 वीक्स। तो बेसिकली ये 250 हो गया, 250 450 में से माइनस हो गया तो 200 केजी 200 यूनिट्स बचा। ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने मुझसे पहले ही कर लिया होगा ये खुद ही। थर्ड पे आते हैं। अब वो हमसे पूछता है कि हमें मैक्सिमम लेवल बताइए। तो आप मुझे बताइए बेटा मैक्सिमम लेवल क्या होगा मेरे लिए? यानी अधिक से अधिक स्टॉक देखने को मुझे कब मिलेगा बताओ? कब मिलता है मुझे अधिक से अधिक स्टॉक देखने को? यानी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया। अब मेरे पास जब तक माल आया, मेरे पास देखो मैंने इतना सामान मेरे पास पड़ा था, मैंने तब लाला जी को ऑर्डर किया। लेकिन उतने दिनों में मेरी मिनिमम कंज़म्पशन लगी और मिनिमम लीड टाइम लगा। लाला जी को बहुत ही जल्दी थी, लाला जी ने जल्दी से जल्दी माल भेज दिया और पता चला नया माल आ भी गया। तभी तो मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा ना, जब नया माल भी आ जाएगा। अधिक से अधिक देखने को कब मिलेगा गोदाम में सामान? जब नया माल भी आ जाएगा। तो यानी मेरे पास पड़े थे 450 यूनिट, मैंने लाला जी को ऑर्डर किया। इतनी देर में मिनिमम कंजम्पशन हुई, सिर्फ 25 यूनिट्स की कंजम्पशन हुई और मिनिमम लीड टाइम कितना था? 4 वीक्स। 4 वीक में ही लाला जी ने माल भेज दिया और नया माल कितने केजी आया? जब भी माल मंगाते हैं 300 केजी आता है, तो 300 केजी माल आ गया, तो 300 केजी इसमें ऐड कर दो। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर 650 हो रहा है कि नहीं? एक बार चेक करो। सबके लिए 650 आ रहा था, तो ये 650 यूनिट्स हमारा मैक्सिमम लेवल हो गया बेटे स्टॉक का। अब आता है चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला हमारा है एवरेज स्टॉक लेवल का। चौथा फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल। चले जी, देखिए एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, इससे एवरेज इजीली आ जा सकती है। मिनिमम था 200, मैक्सिमम था 650 डिवाइड बाय 2, तो 425 यूनिट्स। ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए और आप मुझे बताइए कि क्या बी के लिए आप होमवर्क करना चाहोगे? मैंने सिर्फ ए के लिए कराया, बी के लिए आप होमवर्क में कर लोगे? है ना? वो सिमिलर ही है तो वो खुद ही कर लेना। अच्छा, महक ने ऑलरेडी कर भी लिया, वेरी गुड। शाबाश। तो ज़्यादातर बच्चों ने इसे कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ-साथ। अब हम कुछ बच्चों को ना ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, नहीं आते हैं, मतलब ऐसे वाले। बेटा ये बिल्कुल एग्ज़ाम में आ जाते हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली ये 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं होगा। ये वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क में आएगा। ठीक है जी? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चे कह रहे हैं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें यहाँ तक की बात समझ आ जाती है, अच्छे से समझ आ जाती है। चलिए फिर 1-2 बातें और नोट्स में पढ़ते हैं, फिर वापस से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक नोट्स पे आ जाइए। हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने रीऑर्डर लेवल पढ़ा, हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल पढ़ा, मिनिमम स्टॉक लेवल पढ़ा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने एवरेज स्टॉक लेवल की ओर। लिखिए, 4th फ़ॉर्मूला।
एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का एक तो सबसे आसान फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, यानी मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? मैक्सिमम प्लस, देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज होता है बीच का पॉइंट, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम की एवरेज निकाल लेते हैं। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो अगर आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, मुझे लगता है बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हो। आपने बहुत जगह बचपन से ये बात पढ़ी होगी कि मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो एवरेज आ जाती है। ठीक है जी, यही तो अभी हमने ऊपर भी किया है। हमने लीड टाइम वगैरह में भी तो यही किया है। जैसे कंजम्पशन में भी तो यही किया है कि मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा तो एवरेज आ गई। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा तो एवरेज आ गई। वैसे ही अगर हम स्टॉक लेवल के लिए भी एवरेज निकालना चाहते हैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 कर दो। बड़ी सरल सी बात है। ये एक आसान फॉर्मूला है ना? एक बात और समझिए कि अगर कभी क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक ना दिया हो, तो आप उसमें ऐसे भी कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक लेवल प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये भी एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। आई होप ये भी आपने बचपन में पढ़ा है। ज़रूर पढ़ा होगा कि एवरेज स्टॉक कैसे आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है जी? अब मैं आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। जब सेफ्टी स्टॉक होगा, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक होगा तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे आएगी? सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये है मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला और यही इसे इसके आगे लिख लेना, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला। यानी ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला समझते हो क्या होता है? यानी अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कहेगा तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। याद रखोगे ये अभी बात? आपने इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला है? सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इसे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि ऐसा क्यों? मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर फ़ोकस करोगे तो आप समझ भी पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं दोबारा बोलता हूँ, फॉर्मूला ऐसा क्यों आया? ठीक है जी? अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। बेटा सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, डोंट वरी। ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है सर? व्हाट इज़ दिस? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने मेरे साथ अगले 5 मिनट फ़ोकस किया तो ये आपको समझ भी आएगा, वरना समझ नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा तो काम चला लेना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो? ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। देखो, पहले आप मुझे बताओ एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? इसे भूल जाओ, अभी ये फॉर्मूला को अपनी नज़रों से हटा दो। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, सब कुछ अपने दिमाग को एकदम एकदम एक लंबी साँस लो, एकदम अपने ब्रेन को ज़ीरो पे लाओ पहले। एकदम अपनी बचपन की यादों में लाओ और मेरे एक सवाल का जवाब दो। एवरेज किसे कहते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पर्स में कितने पैसे रहते हैं? आपके पास एक पर्स, एक वॉलेट कुछ होगा ना, उसमें कितने पैसे रहते हैं? तो आप बोलोगे सर मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? कितने पैसे रहते हैं? कभी ज़्यादा रहते हैं, कभी कम रहते हैं। लेकिन आप मुझे ये जवाब नहीं दोगे। आप मुझे ये जवाब नहीं दोगे कि कभी ₹2000 रहते हैं, कभी ₹10 रहते हैं। आप बोलोगे कभी-कभी बहुत कम हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एवरेज बोलोगे आप मुझे। आप बोलोगे मेरे पास ₹1000 के आस-पास रहते हैं। ऐसा कुछ बोलोगे आप कि ₹1000 के आस-पास रहते हैं, क्योंकि कभी आपके पास 1000 से ज़्यादा रहते हैं, कभी आपके पास 1000 से कम रहते हैं। इसी को तो एवरेज बोलते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे पे कितने पैसे होते हैं? मैंने ये नहीं पूछा कितने पैसे हैं, ये नहीं पूछा अभी कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ कितने पैसे रहते हैं आपके वॉलेट में, तो आप एवरेज बताओगे मुझे। उसे बोलते हैं एवरेज। सही बात है कि नहीं? एक बिज़नेस है, एक मिठाई की दुकान है। हमने कहा मिठाई की दुकान, आप मुझे बताओ आपके पास कितना स्टॉक रहता है? तो मिठाई की दुकान ऐसे कैसे बता सकती है? उसके पास कभी बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा होता है, कभी बहुत कम स्टॉक पड़ा होता है, तो वो एवरेज को बताएगी। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करके एवरेज बताएगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो कंपनी, अगर वो दुकान, अगर वो मिठाई की दुकान
सेफ्टी स्टॉक रखती है। तो सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है? अभी आप कॉपी मत करना, सिर्फ समझना, सिर्फ 5 मिनट मुझे दो। बेटा ये एक ऐसा कांसेप्ट है जो आप अगर आप पूछोगे अपने सीनियर्स को जो पास भी हो गए होंगे, उनमें से भी आधे बच्चों को नहीं आता होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाते ही नहीं है कांसेप्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आपको फ़ॉर्मूला मैंने अगर आपको प्रॉमिस किया कि मैं सारे फ़ॉर्मूलाज़ की डेवलपमेंट बताऊँगा, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको फ़ॉर्मूलाज़ की डेवलपमेंट बताऊँ। इसलिए आपने फ़ोकस करना है, सुनो। बच्चे, अगर मेरे एक बिज़नेस है, अगर मेरे बिज़नेस में इमेजिन करो कि मेरी कंपनी में मेरे पास सेफ्टी स्टॉक हर वक़्त पड़ा रहता है। तो ये जो सेफ्टी स्टॉक है, ये तो मेरे पास हर वक़्त पड़ा रहता है। मान लो मेरे पास 300 किलो चीनी हर वक़्त पड़ी रहती है। तो ये तो मेरे पास हर वक़्त पड़ी रहती है। मैक्सिमम के समय पे भी, मिनिमम के समय पे भी, ये तो हमेशा पड़ी रहती है। लेकिन जो नया माल आता है, जैसे मानो मेरे पास एक बारी में 5000 केजी आया, तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी आया। फिर ये धीरे-धीरे करके रीऑर्डर क्वांटिटी खर्च होने लग जाता होगा, खर्च होने लग जाता होगा, खर्च होने लग जाता होगा, कम होने लग जाता होगा। फिर एक लेवल पे पहुँच के रीऑर्डर लेवल आ जाता होगा। एकदम मेरे को दिमाग में करंट आता होगा, अरे, अरे, अरे! माल कम हो रहा है, नया ऑर्डर प्लेस करो, नया ऑर्डर प्लेस करो। यहाँ पे मैं नया ऑर्डर प्लेस कर देता हूँगा लाला जी को बोल के, लाला जी नया माल भेजो। अब जैसे ही मैं नया माल बोलता हूँगा तो एकदम माल तो नहीं आता होगा, तब तक और माल खर्च होता होगा, और माल खर्च होता होगा। जैसे ही वो सेफ्टी स्टॉक के आस-पास आता होगा, नया माल आ जाता होगा। फिर ये माल खर्च होने लग फिर नई चीनी खर्च होने लग जाती होगी। खर्च हो रही है, खर्च हो रही है, खर्च हो रही है, खर्च होते-होते जैसे ही आरओएल आता होगा, मैं फिर से लाला जी को ऑर्डर दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ नया माल भेजो। वो जैसे ही माल आने वाला होता है, तब तक थोड़ा माल और खर्च होता होगा, फिर नया माल आ जाता होगा। यानी असली बिज़नेस में यही यही कहानी चलती होगी। सच बोलो हाँ या ना? यानी कुछ चीनी पड़ी रहती होगी हर वक़्त। देखो मेरी बात को समझो, कुछ चीनी हर वक़्त पड़ी रहती होगी। ये चीनी तो हर वक़्त पड़ी है। लेकिन बाकी चीनी जितनी आती होगी, वो खर्च हो जाती होगी। फिर नहीं आती होगी, फिर वो खर्च हो जाती होगी, फिर नहीं आती होगी, फिर वो ऐसा ही हाल आपके वॉलेट का भी होता है, आपके पर्स का भी होता है। कुछ पैसे अंदर दबे हुए पैसे पड़े रहते हैं, जो ₹500 ₹1000 आप अंदर दबा के रखते हो, वो पड़े रहते होंगे। पर जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, आपका वॉलेट बढ़ जाता होगा। फिर आप खर्चते रहते हो, खर्चते रहते हो, खर्चते रहते हो, खर्चते रहते हो। फिर जब वो खत्म होने वाला होता है, तो आपके पापा आपको और पैसे देते हैं। फिर वो खर्च होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, फिर आपकी नई पॉकेट मनी आ जाती है। ऐसे ही चलता है ना हिसाब-किताब। लेकिन ये वाले पैसे हमेशा पड़े रहते हैं। तो एवरेज क्या है? आप ये कहोगे देखो, आपकी एवरेज है, ये सेफ्टी स्टॉक तो हर वक़्त पड़ा है, तो ये सेफ्टी स्टॉक अलग कर लो। प्लस आरओक्यू जो है, वो आती है और फिर ज़ीरो बन जाती है, फिर आती है और फिर ज़ीरो बन जाती है। तो एक्चुअल में फ़ॉर्मूला होता है आरओक्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, बट 0 दिखाते नहीं। तो फ़ॉर्मूला क्या बन जाता है? सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब समझ आया ये फ़ॉर्मूला बना कैसे होगा? यानी एवरेज। सर इसमें इसे डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं करा? बेटा सेफ्टी स्टॉक हर वक़्त रहता है, सेफ्टी स्टॉक को हाफ कैसे कर सकता हूँ? सेफ्टी स्टॉक तो हर वक़्त मेंटेन होता है, तो उसे एवरेज नहीं कर सकते। एवरेज आप आरओक्यू की करोगे, क्योंकि आरओक्यू आती है, फिर चली जाती है, आरओक्यू आती है, फिर चली जाती है, आरओक्यू आती है, फिर चली जाती है। रीऑर्डर क्वांटिटी एग्ज़ाम्पल लो, 5000 किलो चीनी आई, 5000 किलो चीनी आई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके खर्च हो गई। फिर 5000 किलो चीनी आई, फिर धीरे-धीरे, धीरे करके खर्च हो गई। ऐसा ही सभी बिज़नेसेस में होता है कि जो भी आता है, वो धीरे-धीरे करके खर्च हो जाता है। लेकिन ये जो सेफ्टी स्टॉक वाला सामान है, ये हर वक़्त पड़ा रहता है। ये जो सेफ्टी स्टॉक वाला सामान है, ये हर वक़्त पड़ा रहता है। क्या आपको मेरी बातें समझ आई मैंने क्या कहा दोस्तों? एब्सोल्यूटली क्लियर टिल नाउ? आपने कहा जी हाँ। तो ये सेफ्टी स्टॉक का फ़ॉर्मूला है। यानी सेफ्टी स्टॉक देखो मैं एक बात फिर से बोलूँ, एवरेज स्टॉक के मैंने आपको 3 फ़ॉर्मूलाज़ बताए, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आप आंसर गलत कराओगे। आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर लोगे, ये फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ करना, ये फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ करना, अगर ये यूज़ हो सकता है। हाँ, अगर ये फ़ॉर्मूला यूज़ ही नहीं हो सकता, तब इनमें से कोई यूज़ करना। मेरी बात आप समझ गए मैंने क्या कहा? एवरेज के लिए ये वाला फ़ॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब ये यूज़ नहीं हो सकता होगा, वरना इसी को प्रेफ़रेंस देना। मोस्ट प्रेफर्ड यही है। क्या कहा मैंने? मोस्ट प्रेफर्ड मेथड यही है। सबको याद रहेगा? मोस्ट प्रेफर्ड मेथड यही है। तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा, मैं एक बारी आपको लिख के दिखाऊँ? आप मुझे फ़ॉर्मूला बताना ज़रा जल्दी-जल्दी। आप एक काम करो, अपनी रजिस्टर में लास्ट पेज खोलो, रफ़ रफ़ उसे रफ़ पेज बना देते हैं। आप मेरे साथ एक ज़रा फ़ॉर्मूला खोलो। मैं पहले नाम लिखूँगा और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ, ठीक है ना? पहला पहला फ़ॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हमने पढ़ा उसी के हिसाब से, रीऑर्डर लेवल का। दूसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। आप भी पहले हेडिंग हेडिंग लिख लो इतनी। फिर तीसरा मिनिमम स्टॉक लेवल का।
फिर चौथा एवरेज स्टॉक लेवल का। आप मुझे ये चारों फॉर्मूला खुद से लिख के दिखाओ, क्या है बताओ जी। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का मतलब हमारे पास कितना माल पड़ा होगा तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हमारे पास कितना माल ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा कि हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। बताओ कितना माल पड़ा होगा हमारे पास कि हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हम बहुत डरपोक लोग हैं, हम मैक्सिमम का इंतजाम करते हैं। इसकी जगह और क्या फॉर्मूला हो सकता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और क्या फॉर्मूला हो सकता है? सोचो। मैक्सिमम इसकी जगह एक फॉर्मूला और बन सकता है सर। वो हो सकता है जब हम सेफ्टी स्टॉक रखते हो तब हम एवरेज इनटू एवरेज रख सकते हैं अपने पास। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को कब मिलेगा आपको? आप मुझे बताओ आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को दुकान में कब मिलेगा? अपने गोदाम में कब मिलेगा? बताइए जी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को सर तब मिलता है जब हमने रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया और हमने मिनिमम कंजम्पशन करी, मिनिमम लीड टाइम में माल आ गया और नया माल भी आ गया ऊपर से, तो हमें मैक्सिमम स्टॉक देखने को उस पल मिलेगा। गुड। अच्छा बताओ मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? प्रिंसी बताओ बेटे। जब रीऑर्डर लेवल में से आप क्या कर देते हो, मिनिमम स्टॉक लेवल देखो अब मिनिमम निकालना है तो रीऑर्डर लेवल में से हमें तो मैक्सिमम माइनस करना था, लेकिन आईसीआई कहता है नहीं, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम को ही माइनस कर सकते हो, मैक्सिमम को माइनस नहीं कर सकते हो, वरना तो जीरो आ जाएगा। जीरो नहीं लाना होता इसका आंसर। ठीक है जी। और एवरेज देखने को कब मिलती है? एवरेज देखने को मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 से भी आ सकती है, वरना प्रेफर फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या मैं मान के चलूँ ये चारों फॉर्मूलाज क्लियर हैं? क्योंकि अगर ये चारों फॉर्मूलाज क्लियर हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं पहले इन पे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूलाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ईओक्यू वगैरह तब पढ़ेंगे। रुद्र इस पे डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। क्या ये चारों बातें आपको समझ आ गई? अच्छा ये अगर नहीं दिया हो, नहीं निकल सकता हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। उस फॉर्मूला को आप यूज़ कर लोगे। क्लियर है? शाबाश। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। थोड़ा भारी क्वेश्चन करा दूं? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ी सी डिस्कशन और भारी करते हैं, ठीक है? आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। यहाँ पे उसने आपको बोला है रीऑर्डर लेवल है इतना। रीऑर्डर लेवल उसने खुद ही दे दिया, काम ही आसान कर दिया। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो उसने आपको खुद दे दिया कि भैया इतना मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ कि हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है और हमें क्या निकालना है। लिखिए, वो कहता है जी रीऑर्डर लेवल है 1,60,000, तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1,60,000 यूनिट्स हमारा रीऑर्डर लेवल है। ठीक है जी। और क्या दिया है क्वेश्चन ने हमें? रीऑर्डर क्वांटिटी भी, ईओक्यू भी दिया हुआ है। ये ईओक्यू क्या होता है इसी के बारे में मैंने डिस्कशन करना है अभी। ईओक्यू बेस्ट आरओक्यू होता है, बेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी। जितना हम लाला जी से एक बारी में माल मंगाते हैं ना, जैसे मैं मान लो लाला जी को फ़ोन करता हूँ, लाला जी माल भेजो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना, लाला जी माल भेजो, लाला जी माल भेजो।
हम बोलते हैं ना चीनी भेजो, चलो चीनी भेजो। तो एक बारी में कितना सामान मंगाते हैं, मेरी बात को समझो, एक बार में हम कितना सामान मंगाते हैं, उसे कहा जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो जब रीऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट होती है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। है वो भी ऑर्डर क्वांटिटी, है वो भी ऑर्डर। देखो इस नाम को पढ़ो, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? आप एक बारी में जब ऑर्डर करते हो तो कितना माल मंगाते हो? बोलो मेरे साथ, ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक बारी में कितना माल आता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी, एक बारी में ऑर्डर प्लेस करते हुए आपके पास कितना माल आता है, दैट बिकम्स ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक बोलने का मतलब है बेस्ट, यानी उसमें कम खर्चा हो रहा होता है। यही हमारा अगली क्लास का डिस्कशन है, अगली क्लास का हमारा डिस्कशन यही है, इसी फॉर्मूला पर डिस्कशन होना है अगली क्लास, बट आज नहीं। आज आप इसे आर मान लो, सिंपल। EOQ को आप बेस्ट वाला ROQ मान लो। जो EOQ है वो एक तरीके से आपका ROQ है, चिंता मत करो, वो 90,000 यूनिट्स है। ठीक है, और आगे बताओ। मिनिमम स्टॉक लेवल आपको पता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको पता है। क्वेश्चन में आपको मिनिमम स्टॉक लेवल ऑलरेडी पता है। जल्दी बताओ, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना पता है? 1 लाख यूनिट्स। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको कितना पता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता है 1,90,000 यूनिट्स। ठीक है जी, फिर आपके पास एवरेज लीड टाइम है 6 डेज की। और आपके पास डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम भी है। डिफरेंस इन लीड टाइम कितना है? 4 डेज। ठीक है जी, तो अब एक काम करते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि मैक्सिमम लीड टाइम x डेज है और मिनिमम लीड टाइम y डेज है, ये बात आपको समझ आई? यही तो निकालना है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम ही निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो भाई ऐसा है कि मैक्सिमम लीड टाइम x और मिनिमम लीड टाइम y, x और y, यहां तक क्लियर है आपको? अब एक बात बताओ, एवरेज लीड टाइम क्या होता है और डिफरेंस लीड टाइम क्या होता है? तो आप ये बोलोगे कि देखो सर, एवरेज लीड टाइम का मतलब होता है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। और डिफरेंस इन लीड टाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x माइनस वाई। इसका मतलब होता है x माइनस वाई। बेटा डिफरेंस क्या होता है? x माइनस वाई। भाई बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करोगे ना। उल्टा मत कर देना, y माइनस एक्स मत लिख देना, गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटी फिगर को माइनस कर रहे हो, तो बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को माइनस कर रहे हो, वो डिफरेंस है। हमें एवरेज लीड टाइम पता है 6 डेज का है और हमें डिफरेंस पता है 4 डेज का है। तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है जी, इसे 2 से इधर इंटू कर दो, तो 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की एक इक्वेशन आ गई और 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। ये क्या बन गया क्वेश्चन? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो बच्चा आसानी से एक्स और वाई सॉल्व हो जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई और उनकी 2 इक्वेशन है। बस अब इसे या तो अब कैसे भी निकाल के कर दो, आप चाहे तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो, या दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशंस को अपने आप ही ऐड हो जाएगा। देखो कैसे। अगर मैं लिखूं कि x प्लस वाई 12 है और अगर मैं लिखूं x माइनस वाई 4 है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो y से y कट जाएगा। बेटा y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है, कट जाएगा। यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 8।
x आ गया 8। अब अगर x मेरे पास 8 आ गया तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, y भी आ जाएगा। तो अगर मैं ये लिख दूँ कि 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, सो 4 इज इक्वल टू वाई। लो जी, y भी आ गया। तो यानी हमें मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम दोनों आ गए। जल्दी से पहले आप ये बताइए, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है आपको? यानी आप देखो, उसने कुछ भी नहीं किया, उसमें बस मैथमेटिक्स डाल दी। आप ही के फॉर्मूला में उसने मैथमेटिक्स डाल दी थोड़ी सी। कितने बच्चे मेरे साथ यहाँ तक पूरी बात समझ पा रहे हैं? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एवरेज समझ पा रहे हैं कि हमने क्या निकाला है? हमने इस क्वेश्चन में हमें एवरेज लीड टाइम पता था। एवरेज लीड टाइम क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, और डिफरेंस इन लीड टाइम मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। इससे एक इक्वेशन x प्लस वाई की आ गई, ये इक्वेशन x माइनस वाई की आ गई। दोनों को सॉल्व कर लिया, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 16 हो गया। x की वैल्यू 8 हो गई, x की वैल्यू 8 अगर इधर पुट कर देते हो तो y की वैल्यू 4 हो गई। मांगा क्या था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने माथा मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन चाहिए। चलो वो भी निकाल देंगे। यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब एक बात बताओ, मिनिमम कंजम्पशन किस फॉर्मूला में आता है? सोच के बताना, मिनिमम कंजम्पशन किस फॉर्मूला में काम आता है? आप फॉर्मूलाज देखो अपने मन में, ये चारों फॉर्मूलाज को पढ़ो। बताओ इन सब में से मिनिमम कंजम्पशन किस फॉर्मूला में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मिनिमम कंजम्पशन डिराइव हो जाएगी। और मैक्सिमम कंजम्पशन किस में आता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इस फॉर्मूला में आता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन भी आ जाएगी। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? यानी हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और मैक्सिमम कंजम्पशन को और मिनिमम कंजम्पशन को डिराइव कर देंगे, बस। बाकी सब कुछ गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है। वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। देखो पहले आर निकाल लेते हैं। देखिए जी, पहली बात, आप मुझे बताइए रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हमारे पास आर कितना है? हमारे पास आर है 1,60,000 का। मैक्सिमम कंजम्पशन अभी हमें नहीं पता। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 8 डेज, क्योंकि x की वैल्यू 8 डेज आ गई, y की वैल्यू 4 डेज आ गई। तो मैक्सिमम लीड टाइम है 8। इससे इसे डिवाइड कर दो तो 20,000 kg पर डे इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन। अब आप मुझे बताइए कि हमारा अगला फॉर्मूला क्या होगा? बताइए जी, यहां तक तो बातचीत क्लियर है ना सभी को? अब बताइए कि इधर हमारे पास सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज करूं? मुझे निकालना है मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन किस में आएगा? मिनिमम कंजम्पशन आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला लगाओ। आप मुझे बताइए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रख देंगे, वो एक ही बात है इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि ईओक्यू भी है तो बेस्ट वाला ही आरओक्यू, बेस्ट आरओक्यू को ईओक्यू कहते हैं। क्योंकि तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है बेटा हमारे पास? इधर पढ़ो, हमें ऑलरेडी मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता है 190 का है। ये 1,90,000 है, ये 1,60,000 है। और बताइए, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम कितना था? 4 डेज। और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी? 90,000। एक बारी में 90,000 केजी मंगाते हैं। इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो आता है आपको, मैं सॉल्व सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दूं, कर लोगे सॉल्व खुद से? तो बताइए हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिनिमम कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? 15,000 केजी पर डे।
ये हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगी। ये मिनिमम कंजम्पशन आ गई और ये हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन आ गई और आंसर खत्म हो गया। अब आपको समझ आया बेटा कि नए एग्जाम्स में कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? ये कंपैरेबली नया क्वेश्चन है, अभी रीसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। बोलिए इतनी बातें मतलब वो इन्हीं फॉर्मूला में कुछ-कुछ चीज़ें मिस करके दे देगा आपको। यही करेगा वो, खेलेगा आपसे। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं दोस्त कि ना मटेरियल चैप्टर है। अभी उसमें तो बहुत सारे टॉपिक हैं। उसमें से अभी हम पहले मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि मटेरियल के मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ये सब बातें पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक होता है जब हम ऑर्डर मंगाते हैं। अभी हम पहले ऑर्डर को मंगाने से स्टार्ट किया है। फिर धीरे-धीरे करके हम और बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। स्टॉक आउट्स कैसे होते हैं, स्टॉकिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे होती है, एबीसी कैसे होता है, जस्ट इन टाइम परचेजिंग क्या होती है और स्टॉक लेजर्स कैसे बनते हैं। ये सब अभी तो बहुत कुछ और है इस चैप्टर में, काफ़ी लंबा चैप्टर है। बट आई होप कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक समझ आया मैंने क्या कहा। ठीक है ना? इसी में आगे चल के हम ईओक्यू के बारे में पढ़ेंगे शीघ्र ही अगली क्लास में। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। होमवर्क के तौर पे मैं आपको अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस अभी आज कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल से होमवर्क देना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे पहले थोड़ा-सा बेस बिल्डिंग आपकी और कर देनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देने लायक बन जाऊँगा। आप अगर अभी कुछ भी और होमवर्क मत करो, कुछ भी मत ट्राई करो, मुझे ही कराने देना, तभी मज़ा आएगा। अगली क्लास से काफ़ी सारा मैं होमवर्क दे पाऊँगा, अगली क्लास तक, क्योंकि मैं आपको ईओक्यू समझा दूँगा। ठीक है जी? ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। इतना रिव्यू करके आना, लेकिन ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ एक-एक बार, 2-2 बार लर्न करके लिख के आना ज़रूर, तब आगे पढ़ पाएँगे।